उन साल 2050 रात बहुत हो चुकी थी। अनुज कमरे में सो रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुला और 4 लड़के अंदर दाखिल हुए। नींद में ही अनुज सिकुड़ गया, मानो एक अनजाने डर ने उसे पहले ही जकड़ लिया। उन चारों लड़के ने आकर अनुज के चेहरे से चादर हटा दिया। इस दौरान अनुज का दिल जोर से धड़क रहा था, फिर भी आंख खोलने की उसकी हिम्मत न हुई। तभी एक ने सिगरेट सुलगाई और जलती सिगरेट अनुज के गर्दन पर सटा दी। जलन से अनुज की चीख निकल गई और वो हड़बड़ाकर अपने बेड पर बैठ गया। सामने खड़े लड़कों को देख उसके पसीने छूटने लगे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये वही लड़के थे जिन्होंने उसका हॉस्टल में जीना मुश्किल कर रखा था। कभी सर्दियों के मौसम में अनुज पर ठंडा पानी फेंककर तो कभी बेस्ट स्टूडेंट की मिली ट्रॉफी तोड़कर। यही नहीं, जब भी वो अनुज को अकेला पाते बेरहमी से उसकी पिटाई कर देते। उन लड़कों की ऐसी हरकतों की वजह से अनुज डर में जीता था, मगर आज उसने अपने बचने का रास्ता ढूंढ लिया। अंधेरे का फायदा उठा उसने लड़कों को चकमा दिया और भागकर कॉमन रूम में जाकर छिप गया। कॉमन रूम में टीवी चल रहा था और बहुत से लड़के पहले से मौजूद थे। इनके बीच वो 4 लड़के कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो अनुज को अकेले में सताने में मजा आता था। तभी अनुज की नजर टीवी पर पड़ी और सामने उसने राधा कृष्णदास सर को देखा। उनको देखते ही वो चौंक गया। राधा कृष्णदास उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड थे जहां वो रात में काम किया करता था। दरअसल अनुज एक अनाथ लड़का था। बचपन उसका अनाथालय में बीता था, मगर अनाथालय के और बच्चों की सोच से अलग वो बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। इसी वजह से रात में नौकरी करता था और दिन में पढ़ता था। जब से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहने लगा था। अब जबकि उसके सामने रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड थे तो उसने गौर से उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया। वो बता रहे थे, आज का डे एक हिस्टोरिकल डे है। आज हमने कई सालों की रिसर्च के बाद ह्यूमन की मार्शियल आर्ट्स टेक्निक को एक बायो कैप्सूल में बदल दिया है। इस बायो कैप्सूल की मदद से अब सालों के कड़े अभ्यास के बिना ही हमारे सोल्जर्स मार्शियल आर्ट्स में महारथी बन सकेंगे। इतना सुनते ही अनुज के कान खड़े हो गए। उसे इन लड़कों से बचने का तरीका सूझ गया। ये सोचकर अनुज राधा कृष्णदास की बातों को और ध्यान से सुनने लगा। बायो कैप्सूल लेने के बाद असाइनमेंट दिए जाएंगे। हर दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने पर मार्शल आर्ट्स की तकनीक का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें कई लेवल्स बनाए गए हैं। हर लेवल को पार करने पर मार्शल आर्ट्स की एक नई तकनीक उस सोल्जर में आ जाएगी। ऐसे में ये उस सोल्जर पर डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल तक अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को इम्प्रूव करना चाहेगा। मुझे यकीन है कि बायो कैप्सूल हमारे सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ करेगा, जिससे हमारे कमांडो के सामने दुनिया का कोई भी कमांडो टिक नहीं पाएगा। सभी लड़के ये देखकर और सुनकर एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़कर देखने लगे। अनुज ने तो अब तक सपने भी बुनने शुरू कर दिए थे। वो सोचने लगा कि अगर उसके पास वो कैप्सूल होगा तो वो इन लड़कों को सबक सिखा पाएगा। उन लड़कों को सबक सिखाना उसकी सालों की ख्वाहिश थी। बैठे बैठे उसने एक प्लान भी बना लिया। जब उसने राधा कृष्णदास से सुना कि कैप्सूल फिलहाल इंस्टीट्यूट में सुरक्षित रखा है, इतने दिन से इंस्टीट्यूट में काम करने की वजह से अनुज के लिए सुरक्षित जगह का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। उसने सोचा, आज संडे है, आने वाले थर्सडे और फ्राइडे को नेशनल हॉलिडे है, सैटरडे टू संडे तो वैसे भी छुट्टी है। ऐसे में अगर मैं वेंसडे को बायो कैप्सूल चुपचाप चुरा लूं और संडे तक वापस रख दूं तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुश्किल है उस लॉकर का पासवर्ड मालूम करना, मगर उन लड़कों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे पासवर्ड तो पता करना ही पड़ेगा। बायो कैप्सूल पाकर उन 4 लड़कों से बदला लेने की सोच ने अनुज को रास्ते में आने वाले खतरों के बारे में सोचने ही नहीं दिया। उसे नहीं मालूम था कि वो जो करने जा रहा था उससे उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। आने वाले 2 दिन अनुज बायो कैप्सूल वाले रूम में बार बार किसी ना किसी बहाने जाता रहा। मकसद था पासवर्ड की गुत्थी सुलझाना। उसकी कोशिश कामयाब भी हुई। ट्यूसडे की रात अनुज ने एक साइंटिस्ट को लॉकर का पासवर्ड डालते देख लिया। अनुज का दिमाग काफी शार्प था। दूर से ही उसने साइंटिस्ट के हाथों के मूवमेंट से पासवर्ड का अनुमान लगा लिया। उस रूम की चाबी उसके पास सफाई करते वक्त रहती थी। अब मंजिल पास थी सोचकर अनुज के चेहरे पे मुस्कान तैर गई। इसी सोच के साथ अगले दिन यानी वेंसडे की रात अनुज बायो कैप्सूल चुराने के लिए निकल पड़ा। जब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा तो एक अनजाने डर ने उसके कदम रोक दिए। यूं तो उसे इंस्टीट्यूट में काम करते 3 साल हो गए थे, लेकिन आज उसे बिल्डिंग के अंदर जाने में घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसी घबराहट उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मन कड़ा कर उसने कदम बढ़ा दिए। बिल्डिंग से मेन गेट तक एक लंबा व सीधा रास्ता था। अनुज उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में काफी लोग आ जा रहे थे।
हालांकि वो सब अपने काम में मगन जा रहे थे, मगर अनुज को लग रहा था मानो सब उसे ही देख रहे हों। तभी उसने देखा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ आ रहे थे। उसके शरीर से पसीने छूटने लगे, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसके पास से निकल गए। ये देख उसने राहत की सांस ली। अनुज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपनी लाइफ में कभी चोरी नहीं की थी और आज सीधे DRDO के रिसर्च इंस्टीट्यूट में चोरी करने चला था। अपनी सोच में घिरा अनुज सिक्योरिटी रूम पहुंच गया। यहीं से वो रोज सफाई के पहले चाबियां लेता था। सुरक्षा गार्ड ने चाबियों का बॉक्स उसकी ओर बढ़ा दिया। बॉक्स लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। ये देखकर सुरक्षा गार्ड को अजीब लगा। उसने पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, इतना कांप क्यों रहे हो? अनुज ने हिचकते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, तबीयत ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है शायद। सिक्योरिटी पर्सन बोला, पहले कुछ खा लो फिर सफाई कर लेना। अनुज ने कहा, ठीक है, मगर समय नहीं था उसके पास। उसे जल्दी से जल्दी लॉकर वाले रूम पहुंचना था, इसलिए फटाफट क्लीनिंग रूम में चला गया। वहां रोबो वैक्यूम रखा था। रोबो वैक्यूम लेकर रूम की सफाई करने लगा। वो सफाई करते हुए सबकी नजरें बचाकर दूसरे फ्लोर पर आ गया। धीरे धीरे सफाई करते वो 3rd फ्लोर पर आ गया। देर रात हो चुकी थी, सभी एम्प्लॉइज अपने घर जा चुके थे। अब सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही बचे थे। 3rd फ्लोर पर उसके अलावा कोई नहीं था। यही वो समय था जब वो चोरी को अंजाम दे सकता था। वो धीरे धीरे 3rd फ्लोर पर उस रूम की तरफ बढ़ने लगा जहां पर बायो कैप्सूल रखा था। तभी उसने सीढ़ियों पर किसी के तेजी से चढ़ने की आवाज सुनी। उसकी अंदर तक कंपी छूट गई। तेजी से उसने रोबो वैक्यूम को ऑन किया और गैलरी की सफाई करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज सिक्योरिटी गार्ड की थी। उसने दूर से चीखकर कहा, अरे, अभी तक खत्म नहीं हुई सफाई? रोज तो तुम इस वक्त तक चले भी जाते हो। अनुज ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, वो 4 दिनों की छुट्टी है इसलिए अच्छे से सफाई कर रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड तब तक अनुज के नजदीक आ चुका था। सिक्योरिटी गार्ड ने तेज आवाज में कहा। इस पर सिक्योरिटी गार्ड कड़क होकर बोला, मैं यही खड़ा हूँ, जल्दी करो फिर साथ नीचे चलेंगे। ये सुनकर अनुज निराशा से भर गया। पर तभी नीचे से किसी ने आवाज लगाई, सुखीराम, तुम्हें मैनेजर सर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। ये 3रे फ्लोर वाला सिक्योरिटी गार्ड था। पुकार सुनकर सुखीराम ने अनुज को घूर कर बोला, जल्दी निपटाओ। ऐसा कहकर वो चला गया। अनुज ने लंबी गहरी राहत भरी सांस ली, पर अब उसके पास समय ज्यादा नहीं था। बिना समय गवाए अनुज बायो कैप्सूल वाले रूम के सामने पहुंच गया। वो चाबी के गुच्छे से उस रूम की चाबी ढूंढने लगा। हड़बड़ी में उसे रूम की चाबी मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में उसे अपनी गलती समझ में आई, उस गुच्छे में उस रूम की चाबी ही नहीं थी। इस बात को रियलाइज करते ही वो हताश होकर वही जमीन पे बैठ गया। अब तो किसी भी सूरत में कैप्सूल नहीं मिल सकता था। उसके पास दोबारा चाबी लेकर ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपनी हार और उन लड़कों का सोच उसके आंखों में आंसू भर गए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने तेजी से चाबी का बॉक्स खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। डर उस पे इतना हावी हो गया था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि बॉक्स में दूसरी चाबी का गुच्छा भी था। उस गुच्छे में 3 चाबियां थीं, जिनमें से एक चाबी उस रूम की थी। तेजी से रूम का दरवाजा खोलकर अनुज लॉकर के पास पहुंच गया। सामने लॉकर में बायो कैप्सूल रखे दिख रहे थे। अपनी उत्सुकता को दबाते हुए उसने तुरंत पासवर्ड डाल दिया। फिर सांस थामे लॉकर पर निगाहें गड़ाए खड़ा रहा। मन ही मन हनुमान चालीसा बुदबुदाता जा रहा था ताकि कोई अड़चन न आए। तभी लॉकर की स्क्रीन पर आया, पासवर्ड एक्सेप्टेड। ये देखकर उसे अपनी आंखों का विश्वास ही नहीं हुआ। मंजिल उसके सामने थी। खुद को भरोसा दिलाने के लिए उसने अपने हथेली को लॉकर के ऊपर फेरा और उसे खोलने की कोशिश की, मगर ये क्या, लॉकर अब भी नहीं खुला था। उसने अपने दिमाग पे जोर डाला और याद करने की कोशिश की। साइंटिस्ट के पासवर्ड डालते ही लॉकर खुल गया था। फिर अभी क्यों नहीं खुला? क्या रात भर में पासवर्ड बदल दिया गया, या उसने गलत पासवर्ड समझा? मगर पासवर्ड तो एक्सेप्ट हुआ, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उसने एक बार फिर नजर दौड़ाना शुरू किया। उसकी नजर एक चीज पे आकर अटक गई, वो फिंगरप्रिंट स्कैनर था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने साइंटिस्ट को पासवर्ड डालते तो देखा था, मगर फिंगरप्रिंट देते नहीं। इतनी बड़ी भूल। तभी गैलरी से आवाज आने लगी। बाहर सुरक्षा गार्ड रूम का दरवाजा खुला देख चौकन्ने हो गए और 3-4 गार्ड एक साथ कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें देखते ही अनुज के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी वो फेल हो चुका था और अब गार्ड्स के अंदर आने से उसका पकड़ा जाना भी निश्चित था। अनुज समझ चुका था कि बिना फिंगरप्रिंट के लॉकर खोलना पॉसिबल नहीं था।
उधर गार्ड्स रूम में एंटर कर चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती फिर एक बार जली। उसने तुरंत अपना टॉर्च ऑन किया और इधर उधर रोशनी में खोजने लगा। तब तक गार्ड्स उसके पास पहुंचे और उसे वहां देख सवाल करने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कमरे में तुम्हारा आना वर्जित है, फिर कैसे आ गए? चाबी किसने दी? बोलते हुए एक गार्ड ने तुरंत अनुज के सीने पे राइफल चिपका दी और हाथ ट्रिगर पे लगा दिया। अनुज ने उन्हें देखकर बिल्कुल शांत भाव से कहा, अब मैं कुछ बोलूं? इतनी देर में उसने अपने बचाव का उपाय सोच लिया था। एक गार्ड ने सर हाँ में हिलाते हुए अनुज को बात करते रहने का इशारा किया। अनुज ने झटपट कहानी शुरू कर दी। मैं बाहर सफाई कर रहा था, जब मैंने इसका दरवाजा खुला देखा। मैंने अंदर झांका मगर मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे लगा कहीं कोई अंदर तकलीफ में तो नहीं। यही सोचकर मैं अंदर आया और अभी खोज ही रहा था कि आप लोग आ गए। अब आप लोग आ गए हैं तो मैं जाता हूं, मुझे इस अंधेरी कोठरी में रहने का कोई शौक नहीं। कहते हुए उसने राइफल की नोक को अपने सीने से हटाया और बनावटी मुस्कान के साथ वहां से निकलते हुए बोला, आप लोग मेरी तलाशी ले सकते हैं, अगर मुझ पे शक है तो मैं भला इस कोठरी से क्या चुराने आऊंगा। सब उसे शंकित नजरों से देखने लगे कि एक गार्ड ने कहा, जाने दो इसे, मैं जानता हूं इसे, ये आज तक मच्छर भी नहीं मार पाया है, ईमानदार है। सबके तने हुए चेहरे शांत हो गए और अनुज चुपचाप निकल गया। कमरे के बाहर निकलने तक उसने अपनी बनावटी मुस्कान और कॉन्फिडेंस बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाहर गया, सरपट भागता हुआ सीढ़ियों के बीच जाकर एक कोने में छिप गया। फिर लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया। उधर गार्ड्स रूम से निकले और बाहर एक बड़ा सा ताला लटका कर चले गए। उन्होंने ताला बदल दिया था। अनुज की मुश्किल घटने की जगह बढ़ती ही जा रही थी, पर इस समय उसने अपना दिमाग फिंगरप्रिंट की समस्या को दूर करने पे लगाया। उसे अच्छे से याद था कि ट्यूसडे को साइंटिस्ट ने उस रूम में किन किन चीजों को हाथ लगाया था। उसने अलमारी में पीछे रखी एक कांच की बोतल को उठाया जिसे उस साइंटिस्ट ने रखा था। वो टार्च से उस कांच की बोतल पर फिंगरप्रिंट ढूंढने लगा। उसे उस साइंटिस्ट के फिंगरप्रिंट मिल गए। अब उसका टेक्नोलॉजी भरा दिमाग चलने लगा। वो तेजी से पास ही बनी लैब से 2-3 स्प्रे लेकर आया और बोतल के उन फिंगरप्रिंट्स पर उसने वो स्प्रे कर दिया। फिर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पर उन फिंगरप्रिंट्स को छाप लिया। फिर उसने उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को उंगली की शेप में काट लिया और फिर उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को अपनी उंगली पर रख लिया। मगर अब उसके पास समय और कम हो गया था। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को अगर अगले 15 मिनट्स में लाकर पे नहीं लगाया गया तो वो बेकार हो जाएगा। अनुज को मालूम था ताला खोलना नामुमकिन होगा। उसने 2 मिनट आंखें बंद कर सोचना शुरू किया कि उसे ख्याल आया, मैं जहां से ये सफाई के सामान लेता हूं वहां एक हथौड़ी है। भागता हुआ वो उस कमरे में पहुंचा। सांस फूल चुकी थी पर रुकने का समय नहीं था। फटाफट हथौड़ा उठाया और ऊपर वाले माले की तरफ भाग। कमरे के बाहर पहुंचकर थकावट से गिर गया। अनुज ने फिर भी हिम्मत की और अपनी पूरी ताकत लगाकर हथौड़ी से ताले पे प्रहार किया। 3 बार के बाद ताला टूट गया। अनुज ने झटपट ताला निकाला और कमरे के अंदर भाग लॉकर के पास पहुंचकर उस फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली को रख दिया। लॉकर खुल गया। ये देखकर अनुज खुशी से झूम उठा। लॉकर में एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा रखा हुआ था। उसमें 3 बायो कैप्सूल रखे हुए थे। उसने वो ट्रांसपेरेंट डब्बा उठा लिया, लेकिन डब्बा उठाते ही अलार्म बज उठा। वो घबरा गया। वो सोचने लगा, कल जब साइंटिस्ट ने इस डिब्बे को उठाया था तब तो कोई अलार्म नहीं बजा था, फिर अब कैसे बज गया? वो अंदर तक कांप गया। उसने तेजी से एक बायो कैप्सूल निकाला और उसे अपने मुंह के अंदर रखकर निगल लिया। फिर अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। कमरे से निकला और वो तेजी से नीचे भागने लगा। भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। अलार्म की आवाज सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड उस रूम की ओर तेजी से दौड़ने लगे। तभी उन्होंने एक लड़के को भागते हुए देखा। वो चिल्लाए, अपनी जगह पर वहीं रुक जाओ। पर अनुज ये सुनकर नहीं रुका। उसे भागता देख एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर गोलियां चला दी। एक गोली उसके पेट के आर पार होकर निकल गई। गोली लगते ही वो दर्द से छटपटा गया। उसके पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसे तेज चक्कर आने लगे। वो नीचे गिरने लगा पर तभी उसने अपने आप को संभाला। वो वहां पर गिर नहीं सकता था। कुछ भी करके उसे एक सिक्योर जगह ढूंढनी थी। उसे पता था कि ग्राउंड फ्लोर पर एक सेफ रूम है। सेफ रूम ऐसे डिजाइन किया गया था कि अंदर से बंद होने पर बाहर से बिना मेन अथॉरिटी के उसे खोला नहीं जा सकता था। अनुज तेजी से सेफ रूम की ओर भागा। सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे भागे। सेफ रूम के सामने पहुंचकर वो गुच्छे में से सेफ रूम की चाबी ढूंढने लगा। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने सेफ रूम की सफाई की थी,
पर अब घबराहट की वजह से उसे चाबी नहीं मिल रही थी। उसे पीछे से सिक्योरिटी गार्ड के जूतों के जमीन पर पड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो आवाजें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। तभी उसे चाबी मिल गई। उसने कांपते हुए हाथ से चाबी को सेफ रूम के लॉक में डाला। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही दरवाजे पर एक गोली आकर लगी। गोली की आवाज अनुज को अंदर तक हिला गई। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो वो गोली उसे लग जाती। सेफ रूम का दरवाजा बंद होता देख सिक्योरिटी गार्ड घबरा गए। एक सिक्योरिटी गार्ड बोला, ये तो बंद हो गया, पर इस लड़के ने इस दरवाजे को खोला कैसे? दूसरा बोला, जल्दी से सिक्योरिटी हेड को बुलाना होगा। तुम जाओ और सिक्योरिटी हेड को बुलाकर लाओ, वहीं इस दरवाजे को खोल सकते हैं। वो लड़का जख्मी है, भाग नहीं पाएगा। अंदर अनुज डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। वो दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। खून लगातार बह रहा था। बाहर वो जा नहीं सकता था क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उसकी ताक में खड़े थे। अब उसके पास ना लड़ने की शक्ति थी ना भागने की क्षमता। किस्मत के हवाले खुद को सौंपकर उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ पिक्चर्स आने लगे, फिर वो गायब हो गए। ऐसा लगातार होने लगा। अनुज को घबराहट सी होने लगी कि उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन आ गया। उस पर लिखा था, बायो कैप्सूल एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट, लोडिंग, नीड 2 आवर्स। ये देखकर पहले तो अनुज चौंक गया और फिर घबरा गया। 2 घंटे, वो मन ही मन कहने लगा, इतना वक्त तो नहीं है मेरे पास। अभी वो सोच ही रहा था कि स्क्रीन पर दूसरा टेक्स्ट आने लगा। सब्जेक्ट इंजर्ड, ब्लड तेजी से बह रहा है, नीड हॉस्पिटलाइजेशन। फिर साइरन बजने लगा, अलार्मिंग बेल जैसे, और टेक्स्ट ब्लिंक करने लगा। अगर ब्लड बहना बंद नहीं हुआ तो सब्जेक्ट की 15 मिनट्स में डेथ हो जाएगी। गो टू द हॉस्पिटल नाउ। बड़े बड़े लाल रंग के अक्षरों में लिखा हुआ टेक्स्ट बार बार शो हो रहा था। 15 मिनट में डेथ हो जाएगी। ये जानकर वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। तभी उसका ध्यान खींचा स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से के दाईं तरफ। वहां इमरजेंसी लिखा हुआ शो हो रहा था। अनुज अपनी खुलती और बंद होती आंखों से ही ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा कि स्क्रीन पर से इमरजेंसी शब्द हट गया। उसकी जगह नया टेक्स्ट आने लगा, सब्जेक्ट बॉडी कांट बी हील्ड। ये पढ़कर अनुज के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बॉडी को हील नहीं किया जा सकता, मतलब अब वो मर जाएगा। तभी उस स्क्रीन पर फिर से उसे कुछ नया लिखा नजर आया। स्क्रीन पर लिखा था, इन दिस केस यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ट्रांसमाइग्रेशन, सेंड अ सिग्नल टू एक्टिवेट दिस ऑप्शन। ये देखकर वो हैरान हो गया। ट्रांसमाइग्रेशन, अब ये क्या बला है? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में इसका नाम भी नहीं सुना है। उसके पास इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। उसने दिमाग से ट्रांसमाइग्रेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया। तभी स्क्रीन पर आया, ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट, लोडिंग। इसके बाद स्क्रीन पर आया, ट्रांसमाइग्रेशन करने के लिए आपको ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन की जरूरत है। फिर स्क्रीन पर बार बार आने लगा, कनेक्ट टू दी मशीन। ये देखने के बाद अनुज के होश उड़ गए। उसने ना तो ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में कुछ सुना था और ना ही ऐसी किसी मशीन के बारे में ही कुछ सुना था। ऐसे में जब वो इस सेफ रूम में फंसा हुआ था और उसके पास कुछ मिनट की लाइफ ही बची थी तो वो कहां से इस अनजान मशीन को लेकर आए। वो समझ गया कि वो अब बचने वाला नहीं। फिर भी आखिरी सांस तक लड़ना उसकी आदत में शुमार था। सांस है तो आस है, यही सोचकर वो सरकते हुए सेफ रूम के कंप्यूटर तक गया ताकि ट्रांसमाइग्रेशन और उसे एक्टिवेट कर सकने वाली मशीन के बारे में जान सके। कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते ही यूजर नेम और पासवर्ड मांगने लगा। अनुज को दोनों मालूम था। उसने जैसे ही डाला, गूगल पेज खुल गया। अनुज ने सर्च करना शुरू किया मगर गूगल ने 0 रिजल्ट शो किया। अनुज के उम्मीद की किरण खत्म होने को थी कि उसे कोने में एक छोटा सा बॉक्स दिखा जिसपे लिखा था, फॉर ऑफिस स्टाफ ओनली। विराज ने उस पे क्लिक किया तो एक नई वेबसाइट खुल गई। अनुज ने उसमें ट्रांसमाइग्रेशन डालकर सर्च किया तो इन्फॉर्मेशन आने लगे। बिना समय गवाए अनुज ने पढ़ना शुरू किया। ट्रांसमाइग्रेशन एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिससे एक इंसान की आत्मा दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वो इंसान मिले हुए शरीर के अनुसार काम करने लगता है। ये एक प्रयास है इंसानों को लंबा जीवन देने का जिसमें फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है, मगर ऐसी पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी मशीन देखने को मिलेंगी। ये पढ़कर अनुज गुस्से से चीखते हुए बोला, जब ऐसी कोई मशीन आज तक बनी ही नहीं है तो फिर ये बायो कैप्सूल मुझे ऐसी किसी मशीन से कनेक्ट करने को कैसे कह सकता है, और एक आत्मा का दूसरे शरीर में जाना कैसे पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह।
मगर उसकी चीख दब गई जब उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर शो होने लगा, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। यू हैव ओनली 10 मिनट्स 0.1 मिनट का टाइम देखकर अनुज का परेशान हो उठा। फिर उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वो मन ही मन कहने लगा, देख अनुज, तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। या तो दर्द से छटपटाते हुए मर जाएगा तू, या फिर अपनी आखिरी सांस तक कोशिश कर जिंदा रहने की। अगर बायो कैप्सूल कह रहा है कि मशीन से कनेक्ट करो, तो इसका मतलब है कि मशीन तो साइंटिस्ट ने बना ली है, पर अभी पब्लिक नहीं की है। और जिंदा रहने का अगर यही एक तरीका है तो ले ले। ऐसे भी तो मौत दरवाजे पे खड़ी ही है। क्या मालूम नई जिंदगी कुछ अच्छा दे जाए। मरने से तो बेहतर जिंदा रहना है। फिर वो उस वेबसाइट पर लिखे सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने लगा। उसकी नज़र एक ऑप्शन पर ठहर गई। वहां लिखा था फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। उसने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो कई प्रोजेक्ट की लिस्ट उसके सामने खुल गई, जिस पर साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। उसने एक एक कर पढ़ना शुरू किया जब वो एक नाम पर अटका, ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन। उसकी आंखें चमक उठी। ये वही नाम था जिससे बाय कैप्सूल कनेक्ट करने को बोल रहा था। ये देखकर उसके दिल में फिर से उम्मीद की किरण जग उठी। उसने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो उस मशीन के बारे में डिटेल्स आने लगा। ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन को बनाने की शुरुआत आज से 20 साल पहले हुई। उस समय ये बस एक सोच थी, पर अब ये जल्दी ही एक हकीकत बनने जा रही है। इस मशीन को तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी ये मशीन अपनी पहली स्टेज पर ही है। अभी इसको कई एक्सपेरिमेंट से होकर गुजरना है। पर साइंटिस्ट का कहना है कि इस मशीन की मदद से हम एक शरीर की आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर ये कहीं लिखा नहीं मिला कि वो मशीन कहाँ मिलेंगी। अनुज को झल्लाहट हो रही थी। समय बीतता जा रहा था और मशीन का कुछ अता पता नहीं था। तभी उसने देखा कि नीचे एक लिंक दिया हुआ था। उस पर लिखा था इन्फॉर्मेशन अबाउट मशीन लोकेशन। उसने उस ऑप्शन पर क्लिक किया। वहां पर लिखा था कि मशीन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है। उसने जब ध्यान से उस इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ा तो वो वही इंस्टीट्यूट था जहां अनुज इस समय मौजूद था। ये पढ़कर तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने आगे पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि मशीन 4th फ्लोर पर थी। ये पढ़कर वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा, इसलिए किसी को भी 4th फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं थी। वहां पर इस मशीन को तैयार किया जा रहा था। पर अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड है जो मुझे बाहर निकलते ही पकड़ लेंगे। खून तेजी से बहता जा रहा था। स्क्रीन पर फिर शो हुआ, सब्जेक्ट के पास 7 मिनट बचे हैं। ब्लड नहीं रुका तो सब्जेक्ट 7 मिनट में मर जाएगा। उसकी नज़र मैप के एक कोने पर गई जहां पर सेफ रूम से सीधे 4th फ्लोर जाने का रास्ता दिख रहा था। ये देखकर अनुज मन ही मन बुदबुदाया, मतलब सेफ रूम से सीधे 4th फ्लोर तक पहुंचा जा सकता है। उसने ध्यान से मैप को पढ़ा तो उसे रास्ता समझ आ गया। वो पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और भागता हुआ कंप्यूटर रूम से बाहर आकर सेफ रूम में बने एक दूसरे रूम में चला गया। वहां पहुंचकर वो एक कोने में बनी अलमारी के पास चला गया, जिसमें किताबें, एक खिलौना के साथ और भी कई सामान रखे हुए थे। उसने उस खिलौने को 5 बार गोल गोल घुमाया। ऐसा करते ही अलमारी अपनी जगह से लेफ्ट की ओर स्लाइड होने लगी। कुछ ही सेकंड में अनुज की आंखों के सामने उस अलमारी के पीछे बनी लिफ्ट आ गई। उसने लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो लिफ्ट के अंदर आ गया। वहां उसने देखा कि बटन प्रेस करने का केवल एक ही ऑप्शन था, 4th फ्लोर। उसने वो बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और 12 सेकंड के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो लिफ्ट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो एक गैलरी में था। उस गैलरी में दोनों तरफ कई कमरों के दरवाजे खुलते थे। यहाँ पर उसे ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन को ढूंढना था। वो सभी रूम की खिड़कियों से झांक कर देखने लगा कि कोई मशीन जैसी चीज उसे देखने को मिल जाए। तभी उसने एक रूम में एक बड़ी मशीन को देखा। वो समझ गया कि यही है ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन। वो रूम के भीतर आ गया। अंदर एक बड़ी और लंबी मशीन रखी थी जो देखने में बिल्कुल तोप जैसी लग रही थी। उसके पिछले हिस्से में बैठने के लिए एक कुर्सी बनी थी। अगले हिस्से में तोप की नली जैसी एक लंबी नली निकली हुई थी जो खिड़की तक जा रही थी। तभी उसके सामने स्क्रीन पर शो होने लगा, ब्लड काफी ज्यादा बह चुका है। सब्जेक्ट के पास 3 मिनट बचे हैं। कनेक्ट विद द मशीन सून। वो तेजी से जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के साइड में एक गोल लाल बटन बना हुआ था जिस पर लिखा था स्टार्ट। उसने वो बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही मशीन स्टार्ट हो गई। विदिन 1 सेकंड उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर आया, ट्रांसमाइग्रेशन बियॉन्ड स्टार्स मशीन से कनेक्शन हो चुका है। फिर मशीन की स्क्रीन पर कई तरह के ऑप्शन आने लगे।
उसके पास केवल 3 मिनट ही बचे थे। साथ ही जो ऑप्शन सामने आ रहे थे उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बिना सोचे उसने कुछ ऑप्शन पर ऐसे ही क्लिक कर दिया। मशीन में शो होने लगा लोडिंग हो रही है। 30 सेकंड रिक्वायर्ड। 30 सेकंड के बाद मशीन तेज तेज हिलने लगी। फिर स्क्रीन पर नया टेक्स्ट लिखा आया, 90 सेकंड बचे हैं, जल्दी करें। ये देखकर अनुज का खून जम सा गया। तभी मशीन की स्क्रीन पर लिखा आया, स्टार्ट ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस, प्रेस 1। ये देखते ही उसने पहला बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद मशीन लोडिंग करने लगी। अनुज बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसकी लाइफ के कुछ सेकंड ही बचे थे और मशीन अपने प्रोसेस की टाइमिंग के अनुसार चल रहा था। तभी स्क्रीन फिर प्रकट हुई, यू हैव ओनली 40 सेकंड लेफ्ट। ये पढ़कर अनुज को अपनी आंखों के सामने यमराज हंसते हुए दिखाई देने लगे। एक सवाल के साथ मशीन पर 2 ऑप्शन आए। ट्रांसमाइग्रेशन कहाँ करना चाहेंगे? ऑप्शन 1 27th सेंचुरी फ्यूचर, ऑप्शन 2 15th सेंचुरी पास्ट। मगर समय खत्म हो रहा था, इसलिए अनुज को सामने का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे अपनी मौत का काउंटडाउन सुनाई दे रहा था। 20.19.18। उसने बिना पढ़े बेहोशी की हालत में खून से सने अपने हाथ की एक उंगली से दूसरे ऑप्शन को प्रेस कर दिया और आंखें बंद कर ली। उसी पल मशीन से एक लाइट निकली और अनुज के सीने के अंदर चली गई। वाटरबर्ग माउंटेन की चादरों के बीच एक बेहद सुंदर काल्पी सिटी फैली थी। ये सिटी विशाल कलिंजर एम्पायर का एक हिस्सा थी। कलिंजर एम्पायर के ईस्ट में काल्पी सिटी पहाड़ों की सुंदर वादियों से घिरी अपनी सुंदरता के लिए फेमस थी। काल्पी सिटी वास्ट कैप्लर यूनिवर्स का ही एक हिस्सा थी। वास्ट कैप्लर यूनिवर्स में न जाने कितनी ही सिटी समाई हुई थी। काल्पी सिटी उन्हीं में से एक थी। इसी काल्पी सिटी के वाटरबर्ग माउंटेन की एक गुफा के अंदर अनुज कई घंटों से बेहोश पड़ा था। तभी उसे होश आया और उसकी आंखें खुली। वो धीरे से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो एक गुफा में था। फिर उसने अपने पेट पर हाथ लगाया तो पाया कि पेट पर कोई घाव नहीं था। वो घाव गायब हो चुका था। ये देखकर वो खुश हो गया। वो खुशी में चिल्लाया, मतलब मैं बच गया। ट्रांसमाइग्रेशन वाकई में काम करता है। वो खुशी से झूम उठा। फिर उसने ध्यान दिया कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो कुछ अलग थे, वो उसके कपड़े नहीं थे। उससे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। धीरे धीरे उसे समझ आया कि जिस बॉडी के अंदर वो था उसकी बॉडी नहीं थी। उसने सोचा, अरे सच में मेरी आत्मा इस वक्त किसी और के शरीर के अंदर है। तभी उसके आंखों के सामने स्क्रीन आई, उस पर शो होने लगा, ट्रांसमाइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद उस स्क्रीन पर उसके नए शरीर के लोकेशन और फैमिली के डिटेल्स आने लगे। कैप्लर यूनिवर्स, काल्पी सिटी, वर्धन फैमिली, अनुज वर्धन। उसने इस जगह पर जिसकी शरीर में प्रवेश किया था उसका नाम भी अनुज ही था। वो काल्पी सिटी के 2 पावरफुल फैमिली में से एक वर्धन फैमिली के राजा का बेटा था। अनुज भले ही पावरफुल फैमिली का हिस्सा था पर सिटी में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। दरअसल सिटी में उसी को इज्जत मिलती थी जो मार्शियल आर्ट्स या मल्लखंब में पारंगत होता था। इस शहर में शक्ति की पूजा होती थी, जबकि अनुज मल्लखंब और मार्शियल आर्ट्स में नील बटे सन्नाटा था। इस कारण उसे हर जगह से दुत्कार ही मिलती थी। लोगों की नजरों में उसकी कीमत कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं थी। वर्धन फैमिली के हेड थे इंद्रावसु। इंद्रावसु का अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों से मतभेद हो गया था। इससे फैमिली के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई थी। इंद्रावसु के विरोधी परिवारजन ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। अनुज भी न चाहते हुए इस जंग का हिस्सा बन गया था और साथ ही षड्यंत्र का शिकार भी। जब अनुज वाटरबर्ग माउंटेन पर घूमने गया था तब उसके संबंधियों ने धोखे से अनुज को पहाड़ की एक चोटी से धक्का दे दिया था। संबंधियों की मंशा उसकी हत्या करने की थी, पर भगवान की मंशा अलग थी। अनुज उस चोटी से गिरकर घायल होकर रह गया। उसी वक्त उसके अंदर भविष्य वाला मृत अनुज का ट्रांसमाइग्रेशन हो गया। चून की कैप्सूल से उसकी बॉडी को हील किया जा सकता था, इसलिए ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान वो खुद हील हो गया। अब अनुज का ध्यान अपनी इस नई लाइफ की ओर गया। वो सोचने लगा, मतलब मेरी तरह इसे भी लोगों के टॉर्चर का सामना करना पड़ता था। लगता है इस लाइफ में भी मेरे सामने काफी चैलेंज आने वाले हैं। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ऐसे में जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझ पर फिर से अटैक होंगे। उसके लिए बड़ी राहत की बात यह थी कि कैप्लर यूनिवर्स में मार्शियल आर्ट्स की बहुत वैल्यू थी और बायो कैप्सूल उसे मार्शियल आर्ट्स में ट्रेन करने वाला था। उसे अपने दुश्मन की भी जानकारी मिल गई थी, वो थे हविष्का। हविष्का 3rd ग्रेड ग्रैंड मार्शल मास्टर थे, पर इस लेवल पर भी वो काल्पी सिटी के जाने माने चेहरा थे। उनका ही विवाद इंद्रावसु से हुआ था और उन्होंने ही अनुज को मारने का षड्यंत्र रचा था।
अनुज को समझ आ रहा था कि उसके लिए आगे की राह खतरनाक होने वाली थी। अभी वो सोच में गुम था कि उसके कान में एक मैसेज बजा। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस! नए मार्शियल सिस्टम के एक्टिवेट होने की खुशी में आपको एक नए मार्शियल सोल्जर के रूप में 10,000 एनर्जी पॉइंट दिए जाते हैं। आप जिस तरह चाहें इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर कुछ आने लगा। होस्ट अनुज वर्धन, एनर्जी पॉइंट 10,000 पॉइंट्स। लेवल अप करने के लिए उसने अपनी उंगली से मार्शियल लेवल के ऑप्शन को कई बार दबा दिया। इससे स्क्रीन पर लगातार बीप साउंड के साथ टेक्स्ट फ्लैश होने लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकेंड ग्रेड मार्शल डिसाइपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिफ्थ ग्रेड मार्शल डिसाइपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइन्थ ग्रेड मार्शल डिसाइपल। वो अब एक नाइन्थ ग्रेड मार्शल डिसाइपल था। अनुज 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ये लेवल समूची काल्पी सिटी की यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा था। अनुज ने सोचा, फिलहाल के लिए इतना लेवल काफी है। गुफा के बाहर आकर उसने वर्धन फैमिली के घरों की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, मुझे जिंदा देखकर कुछ लोगों के होश उड़ने वाले हैं। वो तेजी से एक फुर्तीले गुरिल्ला की तरह गुफा से नीचे ढलान की ओर उतरने लगा। ठीक उसी समय एक लंबे पतले पहाड़ी रास्ते पर कई सारी टार्च की लाइट लाइन से जलती दिखी। बहुत से लोग तेजी से गुफा की ओर आ रहे थे। नीले रंग की ड्रेस पहने बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक बेहद आकर्षक इंसान कारवां में सबसे आगे चल रहे थे। उनका नाम प्रणव था। प्रणव ने पीछे चल रहे अपने नौकर से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है वो वहीं पर गिरे थे? नौकर ने धीमी आवाज में कहा, जी हाँ प्रणव सर। गायब होने से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि वो उस पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। पहाड़ की चोटी 400 मीटर ऊंची है। फिर उनके पास कोई मार्शियल स्किल भी नहीं है। ऐसे में यदि वो सच में वहां से नीचे गिर गए हैं तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। मेरा अनुमान तो यही कहता है कि वो वहीं मिलेंगे। ये सुनकर प्रणव गुस्से से बोले, चुप रहो, बेकार की बातें मत करो, नहीं तो तुम्हें भी उस पहाड़ से नीचे धक्का दे देंगे। ये सुनकर नौकर अंदर तक डर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चुप हो गया। प्रणव की नीली ड्रेस की तरह ही ड्रेस पहने हुए, चेहरे पर हल्की सी कुटिल मुस्कुराहट लिए धाहिरा ने कहा, आप क्यों बेचारे नौकर को डरा रहे हैं? पिछले कुछ सालों में हम सब ने अपने तरीके से कोशिश करके देख ली थी, पर हुआ क्या? कोई भी अनुज को मार्शियल आर्ट्स के पहले लेवल तक भी नहीं पहुंचा सका। इस वजह से वो लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। हो सकता है इस वजह से उसने चोटी से कूदकर आत्महत्या कर ली हो। धाहिरा वर्धन फैमिली का ही सदस्य था और परिवार के उस खेमे से आता था जिसका विवाद इंद्रावसु से चल रहा था। प्रणव को छोड़कर साथ चल रहे बाकी सभी लोगों को धाहिरा की बातें ठीक लग रही थीं। प्रणव ने अपने दांतों को गुस्से से रगड़ते हुए बोला, धाहिरा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी नजर में भले उसकी कीमत एक कूड़े के ढेर जितनी हो, पर यह मत भूलो कि वो हमारे हेड का बेटा है। ये सुनकर धाहिरा ने आगे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं और अनुज को ढूंढते हैं। सभी लोग गुफा की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। सभी लोग वहीं रुक गए और आने वाले के कदमों की आहट पर फोकस करने लगे। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि सामने से अनुज चला आ रहा था। अनुज को सही सलामत देख प्रणव ने राहत की सांस ली और कहा, अनुज वर्धन, कैसे हो तुम? कहाँ छुपे बैठे थे? मगर अनुज को सही सलामत देख धाहिरा के होश जरूर उड़ गए। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड गिरीश भी चल रहा था। गिरीश भी हैरान था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी अनुज बच गया था। अनुज को देखकर उन दोनों के चेहरे पर 12 बजने लगे थे। धाहिरा चालाकी और धूर्तता में एक माहिर खिलाड़ी था। अनुज को जिंदा देख उसके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी, पर वो एक शातिर लोमड़ी की तरह अपने अंदर के इमोशंस को छिपाकर शांति से खड़ा था। मैं एकदम ठीक हूँ अंकल प्रणव, अनुज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पर मुझे लग रहा है कि धाहिरा और गिरीश मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं है। शायद इन्हें डर सता रहा होगा कि मैं दुनिया को बता दूंगा कि मुझे उस पहाड़ी की चोटी से धक्का देने वाले ये दोनों ही थे। ये सुनकर प्रणव गुस्से में आग बबूला हो गए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, इतना दुस्साहस कि हमारे हेड के लड़के को चोटी से नीचे फेंक दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा? ये सुनकर गिरीश पसीने पसीने होने लगा, पर धाहिरा एकदम शांत खड़ा रहा। वो जानता था कि गुनाह जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक गुनाह नहीं कहलाता, केवल एक आरोप बनकर रह जाता है। इसलिए उसने अपने मुंह में हल्के गुस्से को शहद के साथ घोलकर कहा, सभी जानते हैं कि विवान सर की पहली पसंद मैं हूं, इसी वजह से अनुज मुझसे चिढ़ता है। फिर अनुज की तरफ देखते हुए बोला,
ऐसे में तुम्हारा ये आरोप बिना आग जलाए खिचड़ी पकाने जैसा है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, या बिना ईंट पत्थर के ही झूठ का महल खड़ा कर रहे हो? इसके बाद दाहिरा अपने तेवर में उग्रता और गंभीरता शामिल करते हुए बोला, मैं वर्धन परिवार के महत्वपूर्ण लोगों में से एक हूं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे हेड और हुविश्का तुम्हारी इस कपटपूर्ण साजिश में तुम्हारा साथ देंगे? अनुज ने इस बात को सुनकर कहा, अच्छा, तो तुम्हें अब सबूत चाहिए। ये बोलकर अनुज ने निश्चय किया कि अब समंदर की गहराई में ही क्यों ना जाना पड़े, सबूत तो बाहर लाकर ही दम लेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभरी। ऐसा लगा कि सबूत उसके सामने ही था। वो तेजी से गिरीश के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने हाथों की उंगलियों को मिलाकर एक साथ ऐसे कर लिया जैसे कि वो कोई तलवार हो। फिर उसने उंगलियों की तलवार गिरीश की छाती की ओर बढ़ा दी। अनुज के उंगलियों के तेज और सटीक रफ्तार को देखकर प्रणव अचंभित रह गए। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, वाह, क्या रफ्तार है, इतनी महीन मार्शियल आर्ट्स। अनुज मुस्कुराकर रह गया। ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से अनुज के साथ दो बातें बहुत अच्छी हुई थीं। पहली कि बायो कैप्सूल की मदद से वो मार्शल आर्ट्स में बहुत जल्दी महारथी बन गया था, और दूसरी कि वो एक अमीर फैमिली के हेड के बेटे के शरीर में था। हेड का बेटा होने की वजह से मिलने वाले चुनौतियां भी बड़ी होने वाली थी। इन बड़ी चुनौतियों के दम पर अगले लेवल में जाने के लिए मिलने वाले सभी असाइनमेंट पूरा करना उसके लिए आसान होने वाला था। गिरीश को अनुज के इतने फाइन मूवमेंट समझ नहीं आए। इस वजह से उसने अनुज के सामने से हटने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। बस उसकी इसी सोच ने उसके कफन का इंतजाम कर दिया। जैसे ही अनुज की उंगलियां तलवार की तरह उसके सीने में घुसी, वैसे ही उसकी शर्ट में एक छेद हो गया। उस छेद के अंदर से एक लॉकेट चमचम चमकने लगा। फिर लॉकेट बाहर आया और उस लॉकेट पर लिखा नाम दहकने लगा। वो नाम था अनुज। उसके उंगलियों के एक प्रहार से गिरीश की शर्ट में छेद होता देख प्रणव अपनी जगह पर ही कुछ देर के लिए सन खड़े रह गए। जब वापस यथार्थ में आए तो उनका ध्यान उस लॉकेट पर गया। नाम पढ़ते ही वो चीखे, गिरीश, तुम ये बताओ कि अनुज का लॉकेट तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? प्रणव का ये सवाल सुनकर गिरीश को सांप सूंघ गया। उसे समझ आ गया कि उसका भेद खुल चुका है। इतने लोगों के बीच से बचकर भागना भी मुमकिन नहीं था। उसके दिमाग में तो बस एक ही ख्याल आ रहा था कि वो अनुज की गर्दन पर चाकू रखकर अनुज को बंदी बना ले और वहां से फरार हो जाए। आवेश में उसने अपनी कमर में बंधे चाकू को खींचा और अपनी मुट्ठी भींचकर चाकू को हवा में लहराते हुए अनुज पर हमला कर दिया। गिरीश की इस बचकानी हरकत पर हंसते हुए अनुज बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर लगेगा? अनुज ने उसकी हवा में फड़फड़ाती मुट्ठी को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को मिलाकर मुट्ठी बनाई और तेजी से गिरीश के मुंह पर एक मुक्का दे मारा। मुक्का खाकर गिरीश लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हुआ और जमीन पे गिर पड़ा। उसके इस फाइन और पावरफुल मूवमेंट को देखकर प्रणव के मुंह से निकल पड़ा, 9th ग्रेड मार्शल डिसाइपल। उनका मन हुआ कि वो फौरन अनुज को इस राज से पर्दा हटाने को कहे, पर इतने सारे लोगों के सामने पूछना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अनुज से अकेले में इस बदलाव के बारे में पूछ लेंगे। तुमने धोखा देने की कोई नई तकनीक सीखी है? ये जरूर आंखों का धोखा है। मैं अभी तुम्हारी सारी धूर्तता निकालता हूं। उद्धरण चिन्ह, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता अगर नियत और लगन के साथ मेहनत की जाए तो। ऐसा कहते हुए उसने वर्धन परिवार के एक गार्ड की कमर से बंधी तलवार खींची और उस तलवार को हवा में लहराते हुए गिरीश की छाती पर वार कर दिया। अनुज की तेज रफ्तार के सामने गिरीश को हिलने या बचाव करने का कोई मौका नहीं मिला। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, दाहिरा, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? कृपया अनुज पर हमला करें, उसे सबक सिखाएं। जब उसके पुकारने के बावजूद दाहिरा अपनी जगह पर ही खड़ा रहा तो गिरीश को समझ आ गया कि उसकी मौत निश्चित है। फिर उसने पास ही पलट दिया। वो गुस्से में चिल्लाया, हमारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। दाहिरा, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब से बचकर निकलने में कामयाब हो जाओगे? मरते मरते गिरीश ने दाहिरा का सच बाहर ला दिया था। प्रणव के आंखों में खून उतर आया था। अनुज के चेहरे पे सुकून था। उसने सच और सबूत दोनों सामने ला दिए थे। उधर दाहिरा भी मन ही मन अनुज पर अटैक करना चाह रहा था, पर ऐसे में एक गलत कदम उसके लिए मौत की सजा बन सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखना ज्यादा बेहतर समझा। तभी अनुज को दिमाग में आवाज सुनाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुज, तुमने अभी अभी हिडन मिशन रिवेंज असाइनमेंट को कंप्लीट किया है, इसलिए तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 एनर्जी पॉइंट दिए जा रहे हैं। ये सुनकर अनुज के चेहरे पर एक चमक फैल गई। उसने दाहिरा की ओर देखकर कहा, तुम खुद को खुद ही निपटाओगे या मुझे इस महान काम को अंजाम देना पड़ेगा?
ये सुनकर धाहिरा की हवाइयां उड़ने लगीं। वो घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। उसका चेहरा मौत के डर से पीला पड़ चुका था। अनुज की ओर अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे जान की भीख मांगने लगा। प्लीज अनुज, मुझे बख्श दो। विवान सर ने मुझसे ये करने को कहा था। मेरा तो आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बचपन में आपको मैंने अपनी गोद में खिलाया है। भला मैं आपको मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। पर विवान सर की इच्छा के खिलाफ जाने की किसमें हिम्मत है। मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूं। मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। धाहिरा को अनुज के सामने ऐसे दीनहीन होकर गिड़गिड़ाते देख प्रणव ने उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम काया हो। इसके बाद प्रणव ने अनुज की ओर देखकर उससे पूछा, हमें इस गद्दार के साथ क्या करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। धाहिरा को पकड़ने का क्रेडिट अनुज का था, इसलिए प्रणव अनुज की सलाह पर ही धाहिरा का समा बांधना चाह रहे थे। प्रणव की बात सुनकर अनुज ने सोच विचार कर कहा, प्रणव अंकल, भले ही ये मौत के लायक हो, पर हमारे लिए अभी भी काम का साबित हो सकता है। इसलिए इसे फिलहाल जिंदा छोड़ देते हैं और पिताजी को इसे सौंप देते हैं। प्रणव ने अनुज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कैद कर लो इस अपराधी को। ये सुनते ही कुछ गार्ड्स ने आकर धाहिरा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। अनुज लॉकेट को अपने गले में वापस पहनते हुए बोला, अंकल, अब वापस घर चलते हैं। सभी लोग पहाड़ के उस पतले रास्तों से वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। देर रात हो चुकी थी। सारे शहर में सन्नाटा बिखरा पड़ा था। वर्धन फैमिली का घर कालपी सिटी के पूरब में पड़ता था। वर्धन फैमिली का घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। उस बड़े घर के ठीक बीच में अनुज का आशियाना था। उस आशियाने के चारों तरफ वर्धन फैमिली के ही घर बने हुए थे। अनुज घर के अंदर आ गया। घर के एक कमरे में एक टेबल के सामने इंद्रावसु बैठे थे। वो एक अधेड़ उम्र इंसान थे जिनके व्यक्तित्व में तेजस्विता थी। प्रणव इंद्रावसु के बगल में जाकर खड़े हो गए थे। उन्होंने इंद्रावसु को वाटरबर्ग माउंटेन पर घटी सारी घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से बताए। प्रणव की बातें सुनकर इंद्रावसु ने खुशी में अपने सर हिलाते हुए कहा, शाबाश मेरे शेर, तुमने अच्छा काम किया। धाहिरा के हमारे पास होने से हुविश्का को हर समय चिंता बनी रहेगी कि पता नहीं कब धाहिरा उसका कोई राज हमें बता दे। इसलिए उसके मरने से ज्यादा उसके जिंदा रहने में हमारा फायदा है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने फिर प्रणव की ओर देखकर कहा, आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। ध्यान रहे कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा पाए। प्रणव ने ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। प्रणव के जाने के बाद इंद्रावसु अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने अनुज के नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और ध्यान से कुछ महसूस करने लगे। अनुज को थोड़ा अजीब सा लगा पर वो चुप रहा। उसे यकीन था कि इंद्रावसु खुद कुछ कहेंगे। उसका यकीन सच साबित हुआ। थोड़ी देर में इंद्रावसु बोले, अद्भुत, तुम तो सच में 9th ग्रेड मार्शल डिसाइपल बन गए हो। जब प्रणव ने मुझसे ये कहा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब जबकि मैंने कुछ परख लिया है तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि ये सच है। अनुज पहले ही ये सोच चुका था कि उसे इसके लिए क्या कहना है। उसने कहा, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। जिस वक्त धाहिरा और गिरीश ने मुझे पहाड़ से धक्का दिया था, मैं नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था। तब एक वृद्ध व्यक्ति ने मेरा इलाज करके मुझे बचाया। उनके हाथों में जादू था। पहले उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उससे मेरी जाती हुई चेतना वापस आ गई। खून बहना बंद हो गया और मैं वापस सांस लेने लगा। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथों और पैरों को अपने हाथों से ऐसे मरोड़ा कि मेरी सभी हड्डियां वापस से अपनी सही जगह आ गई। मुझे बहुत हल्का दर्द महसूस हुआ, जैसे कंकड़ से चोट लगी हो। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया किया। फिर हम बातचीत करने लगे। तब उन्होंने बताया कि उनके दिल में एक गांठ सालों से उन्हें तंग कर रही थी। मैंने अपनी सीखी हुई चिकित्सीय विद्या से उपचार का एक तरीका उन्हें बताया। संयोग से वो तरीका चमत्कार कर गया। पल भर में उनकी गांठ खत्म हो गई। इससे खुश होकर उन्होंने मेरे सर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखा। उनके हाथ रखते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब वापस होश आया तो वो तो नहीं थे, मगर मेरे हाथों पे लिखा था, तुम 9th ग्रेड मार्शल डिसाइपल बन चुके हो। ये तुम्हारी ईमानदारी, नेकदिली और निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। इस ज्ञान का उपयोग अच्छों की मदद और बुरा करने वालों को सबक सिखाने के लिए ही करना। गलत चुनाव करने पर तुम्हारा भला होने की जगह विनाश हो जाएगा। ये सुनकर इंद्रावसु पहले तो सन्न रह गए पर फिर खुश होते हुए बोले, तुम तो वास्तव में भाग्यशाली रहे। और फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, वो जरूर महान और अलौकिक ज्ञानी रहे होंगे।
किसी जन्म का पुण्य था जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये कृपा हुई। मगर अंदर ही अंदर इंद्रावसु के अंदर उस गुरु से मिलने की लालसा हो रही थी। कौन थे वो जिन्होंने उनके पुत्र पर उपकार किया? फिर उन्होंने अनुज की ओर देखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो अब कहाँ मिलेंगे? अनुज ने ना में सर हिला दिया। इंद्रावसु सोचने लगे, एक बार मेरी उससे मुलाकात हो जाए तो मुझे समझ आ जाएगा कि वो इस काल्पी सिटी में किस काम के लिए आए थे और इस उपकार के पीछे कारण क्या था। अकारण तो कोई मदद नहीं करता और ना सिर्फ एक गांठ खोलने की वजह से ये ज्ञान दिए होंगे। कुछ तो राज है इसके पीछे। अनुज उन्हें सोच में गुम देखता रहा मगर टोका नहीं। तब अनुज को अपने सामने चुपचाप खड़ा देख इंद्रावसु ने कहा, अब तो तुम एक 9th ग्रेड मार्शियल डिसाइपल हो गए हो। अब तुम्हें अपना ध्यान अपनी इन पावर्स को बढ़ाने में लगाना चाहिए। तुम एक काम करो, सुल्तानी पवेलियन चले जाओ और वहां जाकर 2 अच्छी मार्शियल टेक्निक को चुनो और सीखो। 15 दिनों बाद काल्पी मार्शल मुकाबला होने वाला है। मैं जरूर चाहूंगा कि तुम टॉप 10 में अपनी जगह बनाओ। ये सुनकर अनुज ने गंभीरतापूर्वक कहा, क्या आपको नहीं लग रहा कि आप अपने बेटे को कम आंक रहे हैं? यदि मैं इस मार्शियल मुकाबले में उतरूं और पहला स्थान भी न जीत सकूं तो फिर मेरा ऐसे मुकाबले में भाग लेने का क्या फायदा? ये सुनकर इंद्रावसु हंसने लगे और बोले, तुम महत्वाकांक्षी हो गए हो। मेरे बेटे हो तो होना भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कलिंजर स्कूल ऑफ मार्शियल आर्ट्स वो जगह ही जहां पर जीनियस लोगों को ही चुना जाता था। इसके बाद वो खुशी के भंग में झूमते हुए बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर तुम मुकाबले में पहला स्थान लेकर आते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें इनाम के तौर पर एक कम शक्तिशाली मगर बहुत उपयोगी अंगूठी मिलेगी। उसी समय बायो कैप्सूल की सिस्टम की आवाज अनुज के कानों में गूंजने लगी। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज। 15 दिनों बाद होने वाला ये मार्शियल मुकाबला ही तुम्हारा अगला असाइनमेंट है। यदि तुम इस मुकाबले में अव्वल आओगे तो तुम्हें इनाम के तौर पर 50,000 एनर्जी पॉइंट दिए जाएंगे और साथ में एक लकी ड्रॉ टिकट भी मिलेगा। ये सुनते ही अनुज के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। 50,000 पॉइंट मतलब मार्शियल लेवल में और बढ़ोतरी। वो सोचने लगा कि अब तो मुकाबले में फर्स्ट आना ही होगा। फिर वो अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, फिर तो आपको अंगूठी अपने पास मंगा लेना चाहिए। बहुत जल्दी आपको इसे मुझे देना ही पड़ेगा। ये सुनकर इंद्रावसु खुशी से हंसते हुए बोले, जाओ, जाकर आराम करो। मुझे विवान के हारने के बाद उसके दादा के चेहरे की हवाइयां उड़ते देखना है। अनुज अपना सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। अनुज के जाने के बाद इंद्रावसु वापस से उस ज्ञानी व्यक्ति के बारे में सोचने लगे। फिर महल से बाहर निकलकर वाटरबग माउंटेन की तरफ निकल पड़े। सुबह हो चुकी थी। अनुज अपने कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। सूरज की रोशनी खिड़की से आंखों पे पड़ रही थी। इससे उसे आंखों में थोड़ी चुभन महसूस हुई और उसकी आंख खुल गई। ये सुबह उसके लिए बेहद खास थी। सिर्फ एक रात में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो उठकर बैठा ही था कि उसकी आंखों के सामने स्क्रीन आने लगी। स्क्रीन पर उसका मार्शियल लेवल शो रहा था, पर जिस बात ने अचानक उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था वो सचमुच ही आश्चर्यजनक थी। रात भर में एनर्जी पॉइंट बढ़कर 6,800 हो गए थे, यानी उसके पास 6,000 एक्स्ट्रा पॉइंट थे। ये देखकर उसका चेहरा खिल उठा। वो मन ही मन बड़बड़ाया, मतलब मैं फिर से अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकता हूँ। उसने फौरन अपना हाथ तेजी से उठाया और मार्शियल लेवल कॉलम पर क्लिक कर दिया। ऐसा करते ही 2,000 पॉइंट कट गए। तभी उसके सीने के अंदर गर्म हवा का गोला बनना शुरू हो गया जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके पूरे शरीर में फैल गया। इसके बाद एक गर्म हवा की लहर उसके दिमाग से होते हुए उसके हाथों और पैरों में दौड़ गई। उसका पूरा शरीर तेज व सफेद रोशनी में चमक उठा। यही नहीं, उसके शरीर से सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी। शरीर में गर्म हवा की लहरें चलने लगीं। अनुज को सिर्फ गर्मी महसूस नहीं हो रही थी बल्कि दिख भी रही थी। परेशान हो अनुज ने अपना मुंह खोला तो गर्म हवा उसके मुंह से बाहर निकलने लगी, फिर हवा में गुम हो गई। तभी उसे कानों में सिस्टम की आवाज सुनाई देने लगी। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, तुम अब एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर बन गए हो। ये सुनकर अनुज अंदर तक खुश हो गया। वो अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस कर रहा था। उसने सोचा। इसके बाद उसने बिना झिझके मार्शियल आर्ट वाले कॉलम पर कई क्लिक कर दिया। उसके क्लिक करते ही एनर्जी पॉइंट तेजी से घटने लगे और उसके दिमाग में बायो कैप्सूल सिस्टम की आवाजें आने लगीं। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस मार्शियल टेक्निक लर्नर। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस मार्शियल टेक्निक पिनेकल बैलेंस इनसफिशिएंट फॉर नेक्स्ट अपग्रेड। अनुज ने स्क्रीन पर देखा तो उसके पास अभी 290 पॉइंट बचे थे।
उसने फिलहाल इन पॉइंट्स को इस्तेमाल ना करने का फैसला लिया और अपने बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर आ गया। अनुज को कमरे से बाहर जाता देख वर्धन परिवार के नौकर उसे बड़ी इज्जत से नमस्कार करने लगे थे। अनुज के जाने के बाद वे आपस में बातें करने लगे। तुम्हें नहीं लगता कि आज अनुज जी कुछ अलग ही लग रहे थे? एक नौकर बोला। दूसरे ने जवाब दिया, तुमने नहीं सुना क्या? अरे, जब अनुज सर वाटरबर्ग माउंटेन पर घूमने गए थे तो धाहिरा और गिरीश ने उन्हें वहां से धक्का दे दिया। वे भाग्यशाली थे कि बच गए और साथ में 9th ग्रेड मार्शल डिसाइपल बन गए। ये सुनकर पहला नौकर चौंकते हुए बोला, अच्छा, फिर तो अनुज जी की ताकत वर्धन फैमिली के पहले -10 शक्तिशाली लोगों में से किसी एक जितनी हो चुकी है। दूसरा बोला, नहीं ऐसा नहीं है, और भी कई लोग हैं जो इस लेवल पर है। साथ की तीसरी पीढ़ी में इयाना, विवान और भी कई हैं जो इस लेवल से आगे है। अनुज उन नौकरों की बातें सुनकर भी अनसुनी करता हुआ घर से बाहर निकल गया और काल्पी सिटी के उत्तर में स्थित एक बड़े बाजार की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने अपने दिमाग से इयाना और विवान की जानकारी मांगनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसकी स्क्रीन पे सभी जानकारी आने लगी। इयाना उसकी राइवल थी, वो वर्धन परिवार से आती थी। एक वही थी जो मार्शियल टेक्निक के पिनेकल लेवल तक पहुंच गई थी जब वो 15 साल से भी कम उम्र की थी। उसे कलिंजर स्कूल ऑफ मार्शियल आर्ट्स द्वारा चुना गया था। कलिंजर स्कूल ऑफ मार्शियल आर्ट्स में सिर्फ जीनियस बच्चों या युवाओं को ही चुना जाता था। चूंकि वो हेवंस प्राइड थी, इसीलिए कलिंजर स्कूल ऑफ मार्शियल आर्ट्स के गुरुजनों के लिए खास थी। इयाना के बाद वर्धन फैमिली की तीसरी पीढ़ी में विवान को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था, जो कि मार्शियल टेक्निक में बिगिनर लेवल पर ही था। समूची जानकारी लेते हुए अनुज को एहसास हुआ कि वो मार्केट पहुंच चुका था। मार्केट से वो काल्पी विद्यालय की ओर बढ़ने लगा। ऐसा कहा जाता था कि काल्पी विद्यालय में आप कई तरह की मार्शियल आर्ट्स टेक्निक को खरीद सकते थे, पर अनुज का लक्ष्य मार्शियल टेक्निक को खरीदना नहीं था, वो तो वहां के अखाड़े के स्टूडेंट्स को चैलेंज करने जा रहा था। काल्पी विद्यालय में एक अखाड़ा था जहां पर सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मुकाबले होते रहते थे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका लेवल कम होता था, उन्हें इन मुकाबलों में हिस्सा लेने पर काफी लाभ मिलता था। उनकी मार्शियल टेक्निक इससे काफी सुधर जाती थी। इस वजह से इस अखाड़े में मुकाबला करने को ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा तैयार रहते थे। बिना एनर्जी पॉइंट खर्च किए मार्शियल स्किल को सुधारने का अनुज के लिए ये सबसे तेज और सुरक्षित तरीका था। रास्ते में कुछ लड़के अनुज को रोक लेते हैं। उन लड़कों में एक लाल रंग की ड्रेस पहने सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसने अनुज को देखते हुए कहा, मुझे पता चला है कि भगवान तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। तुम एक कचरे से 9th ग्रेड मार्शल डिसाइपल बन गए हो। फिर तो तुम बधाई के हकदार हो, क्योंकि अब तुम सुअर की तरह नाली में पड़े रहने वाले जानवर न रहकर सड़कों पर भौंकने वाला एक कुत्ता बन चुके हो। उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर अनुज सोचने लगा कि अब ये कौन है। दिमाग पर जोर डालने पे उसे याद आया कि वो लड़का वर्मन फैमिली का माधव था। वर्धन फैमिली के अलावा वर्मन फैमिली काल्पी सिटी की महत्वपूर्ण फैमिली थी। माधव एक समय वर्मन फैमिली के टॉप जीनियस में से एक गिना जाता था, पर एक दुर्घटना की वजह से वो अपनी महानता बरकरार नहीं रख पाया। हुआ यूं था कि इयाना माधव से मार्शियल आर्ट्स में काफी आगे थी। माधव उससे जीतना चाहता था, इसके लिए उसने गलत और वर्जित तरीकों का इस्तेमाल करके इयाना को हराने की कोशिश की। माधव ने जैसे ही दांव का इस्तेमाल किया, इयाना ने साजिश भांप लिया। मुकाबले के दौरान ही इयाना को एहसास हो गया, क्योंकि उसे सही दांव और वर्जित दांव दोनों के बारे में जानकारी थी। बेईमानी से जीतने की कोशिश देखकर इयाना को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि माधव उसे चोट पहुंचा पाता, इयाना ने उत्कृष्ट दर्जे की स्किल दिखाते हुए माधव पे इतने प्रहार किए कि उसे गंभीर चोट आ गई। अगर माधव के परिवार वाले और अखाड़े के लोग माधव की मदद को न आते, तो माधव की इयाना के हाथों मौत निश्चित थी। माधव को ठीक होने में 1 साल से भी ज्यादा समय लगा। इतने लंबे समय में वर्मन फैमिली के कई युवा माधव के लेवल से बहुत आगे निकल चुके थे। जब वो ठीक हुआ तो फैमिली के अंदर भी उसकी कोई खास रेपुटेशन नहीं बची थी। चूंकि अब इयाना पहले के लेवल से कहीं आगे निकल चुकी थी और वो इयाना का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो अनुज पर निकालता रहता था। अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए अनुज बोला, फिलहाल तो तुम भौंक रहे हो। ये सुनकर गुस्से से माधव बोला, थोड़ी सी मार्शियल आर्ट्स क्या आ गई, अपनी औकात भूलने लगे। चलो कोई नहीं, अभी सिखा देते हैं। ये सुनकर अनुज ने चीखते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम। ऐसा कहकर अनुज अपना हाथ हवा में तेजी से उठाकर तेज तेज घुमाने लगा। वो इतनी तेज हाथ घुमा रहा था कि उसके हाथ घुमाने की आवाज चारों ओर सुनाई देने लगी।
सबका ध्यान उसके हाथ घुमाने पे था कि तभी अनुज ने माधव पर प्रहार कर डाला। अनुज की रफ्तार ने माधव को कुछ भी समझने का मौका नहीं दिया। अनुज का प्रहार शरीर पर पड़ते ही उसे चक्कर आ गए। उसका शरीर घूमने लगा और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद वो चिल्लाया, फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर। माधव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान केवल एक रात में 9th ग्रेड मार्शियल डिसाइपल से बढ़कर फर्स्ट ग्रेड मार्शियल मास्टर बन गया। जो लड़का इतने सालों में कुछ नहीं कर सका वो केवल एक रात में इतना कुछ कैसे सीख सकता था। अनुज ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। ऐसा कहते ही अनुज ने अपनी कमर में बंधी तलवार को बाहर निकाला और माधव के सीने में घुसा दी। माधव दर्द से चिल्ला उठा और बेहोश हो गया। तभी अनुज के दिमाग में सिस्टम का मैसेज आया, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माधव को हराने पर 500 एनर्जी पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। ये सुनकर वो माधव के साथ आए लड़कों पे चिल्लाया, ले जाओ अपने मास्टर को यहां से, नहीं तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे मास्टर जैसा ही कर दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कों ने फौरन माधव को उठाया और निकल गए। इसके बाद अनुज ने अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रखा और कलिंजर स्कूल की तरफ चलने लगा। उसके वहां से जाने के बाद भीड़ में लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। सभी लोग अनुज को मिली इस नई शक्ति को लेकर अपनी अपनी कहानियां गढ़ने लगे। कोई कह रहा था कि जरूर किसी तांत्रिक से जादुई शक्तियां उससे मिली होंगी, तो कोई कह रहा था इंद्रावसु ने उसे किसी गुप्त जगह भेजकर ये पावर दिलवाई थी। कुछ लोगों के लिए ये सब आंखों का धोखा था और किसी के लिए ये एक अनसुलझी पहेली। अनुज चलते चलते कलिंजर स्कूल पहुंच गया। अंदर हॉल में पहुंचकर उसने काउंटर के पीछे एक वेल ड्रेस्ड बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा। जब उस आदमी ने अनुज को हॉल के अंदर आते देखा तो मुस्कुरा कर कहा, अनुज वर्धन, आपका कलिंजर स्कूल में स्वागत है। मैं इस स्कूल का मैनेजर हूँ, बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अनुज ने सिर हिलाते हुए कहा, हेलो मैनेजर, मैं अखाड़े में उतरकर चैलेंज देना चाहता हूँ, आप इसका अरेंजमेंट करवा दीजिए। विशाल कलिंजर एम्पायर में भले ही वर्धन परिवार की कोई वैल्यू न हो, पर काल्पी सिटी में वो दो पावरफुल फैमिली में से एक थी। वो इस कलिंजर स्कूल की ब्रांच के फाउंडर में से भी एक थे। इस वजह से वर्धन फैमिली को कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। वर्धन फैमिली के हर सदस्य को 1 साल में 10 चैलेंज फ्री था। अनुज ने इससे पहले कभी अपने किसी भी चैलेंज को यूज नहीं किया था। इस वजह से सभी के सभी बचे थे। जब बूढ़े इंसान ने ये सुना तो उसने काउंटर से फौरन एक टोकन निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ये देखकर अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लो लेवल वीआईपी टोकन चाहिए, कृपया वो दे। वीआईपी टोकन कलिंजर स्कूल का ऐसा टोकन नहीं था जिसे हर किसी को दिया जा सके। केवल कुछ खास लोगों को ही वीआईपी टोकन दिया गया था। पूरे काल्पी सिटी में वर्धन और वर्मन फैमिली की तीसरी जनरेशन में केवल याना को ही वीआईपी टोकन मिल पाया था। इसके अलावा सिर्फ दोनों परिवारों के हेड को वीआईपी टोकन मिला हुआ था। ऐसे में वीआईपी टोकन उसे ही मिल सकता था जिसके पास कोई बहुत स्पेशल स्किल हो। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अनुज, हमें अभी अभी पता चला है कि आप 9th ग्रेड को पछाड़कर फर्स्ट ग्रेड मार्शियल मास्टर बन चुके हैं। ये इस काल्पी सिटी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने जीनियस परफॉर्मेंस दी है, इसलिए आपको वीआईपी टोकन देने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा कहकर बूढ़े इंसान ने अनुज को लो लेवल वीआईपी टोकन दे दिया। अनुज को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उस बूढ़े इंसान को उसके फर्स्ट ग्रेड मार्शियल मास्टर बनने के बारे में पता था। कलिंजर स्कूल का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत फास्ट था। अब वे ये जानने में दिलचस्पी ले रहे थे कि उसकी क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए उन्होंने उसे आसानी से वीआईपी टोकन दे दिया। टोकन लेते हुए अनुज ने उस बूढ़े इंसान को थैंक यू कहा। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लो लेवल वीआईपी टोकन मिलने की खुशी में आपको 2000 एनर्जी पॉइंट दिए जा रहे हैं। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद अनुज के अंदर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहा, क्या आप मेरे लिए ध्यान कक्ष खुलवा सकते हैं? मैं चैलेंज से पहले थोड़ा ध्यान करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। वो अनुज को काउंटर के पीछे बने एक दरवाजे के पास ले गया। दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। तभी एक बहुत ही हैंडसम आदमी उस ध्यान कक्ष से बाहर आया। उसे देखकर बूढ़े इंसान ने कहा, दक्ष, अनुज मुझसे लो लेवल वीआईपी टोकन मांग रहा था, मैंने दे दिया। क्या मैंने सही किया या मुझसे गलती हो गई है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दक्ष ने कहा, तुम अभी तक समझे नहीं। जब वो उस पहाड़ पर गायब हुआ तो वो एक मामूली इंसान था। 2 दिन बाद जब वापस आया तो एक 9th ग्रेड था। अब फर्स्ट ग्रेड मार्शियल मास्टर बन चुका है।
ऐसा तभी हो सकता है जब कोई महान एक्सपर्ट उसे इस लेवल तक पहुंचने में मदद करे। उद्धरण चिन्ह, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बूढ़े आदमी ने चौंकते हुए कहा। कोई तो महान एक्सपर्ट है अनुज के पीछे जो उसे लगातार नए लेवल पर अपग्रेड करा रहा है। ये कहते हुए दक्ष की आंखों में एक गहरा शक उतर आया। दोनों अनुज को जलन भरी नजरों से देखने लगे, जो इस समय स्टाफ के एक सदस्य के साथ ध्यान रूम में जा रहा था। ध्यान कक्ष में जाने के बाद अनुज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने सिस्टम की स्क्रीन को सामने आने के लिए दिमाग में सिग्नल भेजे। सिग्नल मिलते ही उसकी आंखों के सामने स्क्रीन आ गई। अनुज पहले से ही तय कर चुका था कि उसे अपनी मार्शियल टेक्निक को इम्प्रूव करना है। उसने तेजी से अपना हाथ उठाया और मार्शियल टेक्निक कॉलम को प्रेस कर दिया। कॉलम के प्रेस होते ही एनर्जी पॉइंट तेजी से घटने शुरू हो गए और उससे सिस्टम की आवाजें आना शुरू हो गई। इसके बाद सिस्टम से फिर आवाज आई, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैन एंड नेचर लेवल पर पहुंचने की वजह से आपको 5000 एनर्जी पॉइंट दिए जा रहे हैं और साथ में एक रैंडम मार्शियल टेक्निक भी दी जा रही है। इसके बाद एनर्जी का एक गोला उसके सीने के अंदर बनने लगा। धीरे धीरे वो गोला बड़ा होने लगा और फैलकर उसके शरीर के बाहर आ गया। बाहर आकर चारों ओर बवंडर की तरह तेज तेज घूमने लगा। जल्दी ही उस तेज घूमती हवा ने अनुज के सिर के ऊपर वाली ध्यान कक्ष की दीवारों को भेद डाला और आकाश तक चली गई। उस समय काल्पी सिटी से दूर दूर तक उस हवा को आकाश की ओर जाते देखा जा सकता था। काल्पी सिटी के सभी योद्धाओं ने इस नज़ारे को देखा। जिसने भी इस नज़ारे को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस तरह हवा का आकाश से मिलन तभी होता है जब कोई योद्धा किसी मार्शियल टेक्निक में मैन और नेचर के लेवल तक पहुंच जाता है। उस समय नेचर और इंसान की शक्तियां आपस में मिलने लगती है, जिसकी वजह से बवंडर बन जाता है। पिछले 100 सालों में काल्पी सिटी में इस तरह आकाश तक जाने वाली हवाओं का तूफान नहीं आया था। मतलब ऐसी घटना काल्पी सिटी में पिछले 100 सालों में नहीं घटी थी। हर कोई इस राज से पर्दा उठता हुआ देखना चाहता था कि आखिर वो कौन था जिसकी वजह से ये हवा का बवंडर उठा था। शहर के ही एक आदमी ने दूसरे से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे इस शहर में कोई होगा जो अपनी कैपेसिटी को इतने हाई लेवल पर लेकर जा सकेगा। दूसरे आदमी ने कहा, ये जरूर किसी ओल्ड पीढ़ी में से ही किसी का काम है। उन्हीं के पास इतना अनुभव और पावर है कि वो ऊर्जा का इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर सके। दक्ष एक कमरे में ध्यान मुद्रा में था। तभी स्कूल का स्टाफ उसे बुलाकर हवा का बवंडर दिखाने ले गया। उसने कलिंजर स्कूल के ऊपर हवा के बवंडर को देखा तो वो समझ गया कि किसी ने मैन एंड नेचर लेवल को पा लिया था। ये सोचकर वो दंग रह गया। वो कहने लगा, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी इस काल्पी सिटी में कोई सूरमा ऐसा होगा जो अपनी कैपेबिलिटी को इतने हाई लेवल तक बढ़ा पाएगा। ये तो कोई जीनियस ही हो सकता है जो मैन एंड नेचर लेवल को पार कर जाए। राजधानी तक में इस तरह के नज़ारे देखने को नहीं मिलते। और ये चमत्कार किया भी किसने है? काल्पी सिटी का कबाड़ समझे जाने वाले एक इंसान ने। ये तो सच में आश्चर्य की बात है। दक्ष ने अपने हाथ को एक झटके से घुमाया तो उसके हाथ में एक मेटल का टोकन आ गया। उस टोकन के सामने वाले भाग पर एक विशैल नाग का अजीब सा चित्र बना था और उसके बीच में एक नाम खुदा था। वो नाम था दक्ष। टोकन को देखने के बाद बूढ़ा आदमी चौंक गया कि ये दक्ष के हाथों में था और बोला, ये तो दक्ष फैमिली का टोकन है। दक्ष ने कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े आदमी से कहा, कलिंजर स्कूल के जिन भी लोगों को इस बात का पता है कि अनुज के अंदर से वो हवा का बवंडर निकला था, उन सब को बोल दो कि वो ये बात बाहर किसी को नहीं बताए। पब्लिक में सभी लोगों को ये बताया जाए कि जिस इंसान ने स्कूल के अंदर मैन एंड नेचर लेवल को प्राप्त किया है वो काल्पी सिटी का नहीं था, बल्कि वो कलिंजर स्कूल के विशाल नेटवर्क का एक अनुभवी एक्सपर्ट था। दक्ष ने अपना टोकन मैनेजर के हाथों में रखते हुए कहा, तुम इस टोकन को फिलहाल अपने पास रखो। यदि अनुज वर्धन फैमिली के विजय मुकाबले को जीत गया तो इस टोकन को वर्धन परिवार के अनुज के पास भेज देना, दक्ष परिवार की एक भेंट के तौर पर। अनुज ध्यान कक्ष में अपने लेवल को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा था। उसके दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास अब 2 मार्शियल टेक्निक है। मार्शियल टेक्निक के लिए जरूरी सभी जानकारी दी जा चुकी है। होस्ट जब चाहे इन दोनों टेक्निक में से किसी भी टेक्निक को चुन सकता है। ऐसा करने पर एनर्जी पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितने थे उतने ही रहेंगे। इसके बाद अनुज के सामने स्क्रीन आ गई जिसमें उसकी सारी पावर्स अपडेट होने के बाद शो हो रही थी। होस्ट अनुज, मार्शियल लेवल फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर, मार्शल टेक्निक मैन एंड नेचर, एनर्जी पॉइंट 10,485। ये देखकर अनुज खुश हो गया।
अनुज को मालूम था कि हवा के उस बवंडर की वजह से कलिंजर स्कूल के लोगों को पता चल ही चुका होगा कि उसने मेन एंड नेचर लेवल को पा लिया है। अब वो खड़ा हुआ और उसने ध्यान कक्ष का दरवाजा खोला और उस ओर जाने लगा जहां पर कलिंजर स्कूल के अंदर अखाड़े बने हुए थे। उन्हीं अखाड़ों में मुकाबले होते थे। कलिंजर स्कूल के अंदर 10 बड़े अखाड़े एक सीधी लाइन में एक के बाद एक बने थे। हर अखाड़े में योद्धा कम्पीट कर रहे थे। हर अखाड़े के दोनों ओर दर्शक बैठे हुए थे जहां से समय समय पर चीखने चिल्लाने और शोर मचाने की आवाजें लगातार आ रही थीं। उन योद्धाओं को लड़ता देख अनुज सोचने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। हर अखाड़ा सफेद संगमरमर के पत्थर का बना था। पूरे काल्पी सिटी में कलिंजर स्कूल में ही इतना साहस था कि वो 10 सफेद संगमरमर के अखाड़े अपने यहाँ बनवा सके। ऐसा करना आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी। अनुज अखाड़े के पास बने रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास जाकर बोला, प्लीज मुझे रजिस्टर करे। ऐसा कहकर उसने काउंटर के स्टाफ को अपना लो लेवल वीआईपी टोकन दे दिया। इस टोकन को देखकर स्टाफ दंग रह गए और उसे रजिस्टर कर उसे वीआईपी सर्टिफिकेट लौटाकर कहा कि तुम्हारा मुकाबला 7वें अखाड़े में होगा। अगल नंबर तुम्हारा ही होगा। जाओ वहां चले जाओ। अनुज ने कहा, तुम वहां पर अभी मेरी पहचान मत बताना। ऐसा कहकर वो चला गया। वो 7वें अखाड़े पर पहुंच गया। वहां पर एक बलशाली योद्धा ने दूसरे योद्धा को गिराकर उसकी पीठ को जमीन में धंसा दिया और जीत गया। उसके जीतते ही उस अखाड़े के दोनों ओर बैठे दर्शकों में जोरदार तालियां बजने लगीं। कई लोग उसे चीयर्स करने लगे। अनुज सोचने लगा, इसमें जरूर कुछ तो बात होगी जो इतने लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। तभी वहां पर रेफरी आए और उन्होंने हितेश का हाथ हवा में उठाकर उसे विजयी घोषित कर दिया। रेफरी ने कहा, हितेश ये तुम्हारी लगातार चौथी विजय है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अगर हितेश अब एक और चैलेंजर को हरा देता है तो आज के दिन का वो पहला इंसान होगा जो लगातार 5 फाइटें जीता है और आज का स्पेशल इनाम जीत जाएगा जो कलिंजर स्कूल की तरफ से उसे मिलेगा। तभी घोषणा हुई कि अब हम बुलाते हैं अगले चैलेंजर को। ये सुनते ही अनुज अपने होठों को दबाते और अपने दोनों हाथों को ताव देते अखाड़े में उतर गया। अनुज को अखाड़े में उतरता देख अखाड़े के दोनों तरफ बैठे दर्शकों में कानाफूसी शुरू हो गई। अनुज ने हथियार रेक से लकड़ी की तलवार को उठा लिया और उसे हितेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, बचना मेरे हमले से। हितेश ने जब देखा कि उसके सामने लड़ने के लिए अनुज खड़ा था तो उसने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा तो अनुज वर्धन जी आए हैं हमसे हारने। हितेश अनुज को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अनुज को तो आसानी से हरा देगा। ऐसे में वो 5 बार लगातार जीतने के कारण कलिंजर स्कूल के विशेष इनाम का हकदार हो जाएगा। फिर वो सोचने लगा कि उस इनाम में उसे क्या देंगे। क्या वो एक हथियार देंगे या फिर कोई दवाई की गोली। हितेश और अनुज आमने सामने खड़े थे। अनुज को सामने देख हितेश ने आंखों से अनुज को इशारा किया कि क्या तुम स्टॉप करोगे। अनुज उसके इशारे को समझ गया पर उसने कुछ नहीं कहा और रेफरी की ओर देखने लगा। रेफरी ने ये देखकर मुकाबला शुरू होने की घोषणा कर दी। इसके बाद वो अनुज से कहता है कि पहला हमला तुम करोगे। ये सुनकर हितेश अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे दबाकर और सीने के सामने रखकर खड़ा हो गया और अनुज की ओर देखने लगा। उसके बाद उसने कहा, मैं दूसरों को ये कहने का मौका नहीं देना चाहता कि मैंने किसी गलत तरीके से तुम्हें हराया है। हितेश ने अपने अंदर की ताकत को इकट्ठा करने के लिए अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाया और अपने अंदर शक्ति का संचार करने लगा। उसके बाद वो तेजी से अनुज की ओर झपटा ताकि उसके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें मोड़कर वो अनुज को नीचे गिरा सके और मुकाबला जीत सके। जैसे ही वो अनुज को नीचे गिरा देता उसी समय उसके जीत की घोषणा हो जाती। अनुज अब तक अपने अंदर पर्याप्त ताकत ला चुका था। उसका ध्यान हितेश के हाथों पर नहीं था। उसने अपने घूमते हाथों को सीधे हितेश के सीने की तरफ टारगेट किया और सीधे जाकर हितेश के सीने पर हमला कर दिया। इससे हितेश अपनी जगह से कुछ दूर पीछे खिसक गया। उसे सीने में तेज दर्द महसूस हो रहा था। इसके बाद हितेश ने तेजी से आकर अनुज के दोनों कंधे पकड़ लिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अनुज को अखाड़े से बाहर फेंकने की कोशिश की। हितेश को ऐसा करते देख अनुज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि हितेश के अंदर क्या चल रहा था। उसने अपने अंदर ताकत इकट्ठा की और हितेश के दोनों हाथों को पकड़कर उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। उसके बाद उसने अपनी लकड़ी की तलवार को हवा में जोर से लहराया और बिजली की रफ्तार से हितेश के सीने पर लकड़ी की तलवार से एक के बाद एक 2 वार कर दिए। अपने सीने पर इतने तेज प्रहार लगने से हितेश दर्द से छटपटाने लगा। वो अखाड़े में नीचे गिर पड़ा। उसकी छाती पर लकड़ी की तलवार के दोनों निशान छप चुके थे। ये देखकर उस मुकाबले को देखने वाले सभी लोग एकदम शांत हो गए।
उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनुज ने हितेश को जमीन पर नीचे पटक दिया था। लोगों के साथ साथ रेफरी भी गहरे शौक में चला गया था। वो भी कुछ देर तक ऐसे ही आवाक खड़ा रहा। किसी को नहीं लग रहा था कि हितेश अनुज से इतनी आसानी से हार जाएगा। तभी अनुज ने सभी लोगों की मूर्छा को तोड़ते हुए कहा, मुकाबले के विजेता की घोषणा आप करेंगे या मैं खून ही कर लूं। अनुज के शब्दों से रेफरी के बेदम शरीर में कुछ हलचल हुई और उसने कहा, इस मुकाबले के विजेता अनुज हुए। ये सुनते ही अनुज के दिमाग में सिस्टम की आवाज आने लगी। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस जीत पर आपको मिलते हैं 100 एनर्जी पॉइंट। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप कलिंजर स्कूल के इस अखाड़े में लगातार 5 मुकाबले जीत लेते हैं तो आपको इनाम के तौर पर 10,000 एनर्जी पॉइंट दिए जाएंगे और साथ में दी जाएगी एक कत्ल करने की अनोखी स्किल। जब अनुज ने ये सुना तो वो अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। उसके अंदर आने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लगातार 5 बार इस अखाड़े में जीत कर रहूंगा। पहले योद्धा को तो वो हरा चुका था, अब उसे 4 और योद्धाओं को हराना था। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद अनुज वापस से अखाड़े पर फोकस करने लगा। उस समय अखाड़े में घोर सन्नाटा बरपा हुआ था। सभी लोग चुप्पी मारे हितेश की हार के सदमे को इस भाव से झेल रहे थे मानो हितेश नहीं वो हारे हो। हालांकि वो सभी लोग सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहे थे। उनके हिसाब से उसे इस अखाड़े में हितेश के हाथों बुरी तरह हारना था, पर क्योंकि अनुज ने उन सभी को गलत साबित कर दिया था इस वजह से उनका ईगो हर्ट हो गया था और वो अनुज की जीत को किसी भी तरह नकारने का बहाना ढूंढ रहे थे। इन सभी बातों को सुनकर अनुज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस बात की समझ थी कि लोगों को उसकी इस नई पावर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा और उससे पहले वो उसे नकारने की ही कोशिश करेंगे। उन्होंने अखाड़े के होस्ट को कहा, प्लीज आप अगले चैलेंजर को अखाड़े में बुलाए। होस्ट ने अनुज से पूछा, क्या सच में तुम्हें एक और चैलेंज चाहिए? होस्ट की ओर देखकर अनुज ने कहा, हाँ, अगर मैं हार भी जाता हूं तो मेरे पास खोने के लिए है ही क्या जो मुझे घबराहट हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर होस्ट ने कहा कि ठीक है, जब तुम अपना मन पक्का कर ही चुके हो और लक से मिली इस जीत का जश्न मनाना नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहकर उसने अगले चैलेंजर को बुलाने की घोषणा कर दी। तभी योद्धाओं की भीड़ में से एक पतला योद्धा तेजी से कूदकर अखाड़े में आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और अनुज की तरफ शातिर मुस्कान से देखने लगा। उसने अनुज के मजे लेते हुए कहा, थैंक यू अनुज, तुम्हारी वजह से मैं ये राउंड आसानी से जीतने वाला हूं। होस्ट चिल्लाया, मुकाबला शुरू होता है। ये सुनते ही अनुज मुस्कुराया। ये सुनते ही पतला योद्धा गजब फुर्ती के साथ लहराया। उसे देखकर लगा कि जैसे अचानक से उसमें कोई भूत उतर आया हो। वो तेजी से जाकर अनुज के पीछे खड़ा हो गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए और तेजी से उन्हें कुछ स्पेशल टेक्निकल एंगल से घुमाते हुए अपने अंदर ताकत भरने लगा ताकि अनुज की पीठ पर एक जोरदार वार किया जा सके। अपने पीछे हवा के तेज तेज घूमने का शोर सुनकर बिजली से भी तेज रफ्तार में पीछे पलटा और फिर उसने एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने अंदर नेचर की ज्यादा से ज्यादा ताकत को भरने की कोशिश की। इसके बाद उसने अपनी लकड़ी की तलवार को हवा में कुछ एंगल्स पर नचाया और फिर 2 कसकर प्रहार उस पतले योद्धा के दुबले सीने पर कर डाले। पतला आदमी अभी अपने अंदर ताकत भर ही रहा था कि तभी उस पर अनुज का हमला हो भी गया। 2 प्रहारों के इतने कम समय में होने से वो दर्द से छटपटा उठा और पीछे की तरफ जाकर अखाड़े की जमीन पर जा गिरा। ऐसा करने के बाद अनुज मुस्कुराते हुए रेफरी की तरफ देखने लगा। अनुज को जीतता देख कुछ पलों के लिए रेफरी के होश उड़ गए थे, पर फिर वो तेजी से संभला और उसने घोषणा कर दी, इस मुकाबले में अनुज विजयी होते हैं। तभी अनुज को दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस जीत पर आपको 200 एनर्जी पॉइंट्स। अनुज एक बार फिर जीत गया था। ये देखकर दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक ही जगह पर जाम होकर रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़का जो इस दुनिया का फालतू इंसान समझा जाता था वो एक के बाद दूसरा मुकाबला भी जीत गया था और वो भी सिर्फ एक हमले में ही उसने ये हासिल कर लिया था। इन बातों से अलग हकीकत में अनुज की क्रॉस तलवार टेक्निक एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसमें एक अलग ही चमक और दम आ चुका था। भीड़ का वो लड़का अभी भी चिल्ला रहा था, ये तो केवल एक नॉर्मल तलवार टेक्निक है। हमारे काल्पी सिटी में ऐसे कई योद्धा हैं जिनके पास ये नॉर्मल तलवार टेक्निक है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा शानदार तलवारों की टेक्निक उन्हें आती है। अनुज तो अभी केवल क्रॉस तलवार टेक्निक के शुरुआती दौर में ही है। ये उस टेक्निक का महारथी थोड़े ही है। ये तो इससे किस्मत का साथ मिलता जा रहा है, नहीं तो अभी तक तो ये हार चुका होता। भीड़ में जब लोगों ने उस लड़के की बातें सुनी जो अनुज पर लगातार नफरत के जहर बुझे तीर छोड़े जा रहा था, तो वो सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगे।
तभी सभी लोगों का ध्यान उसकी ड्रेस पर चला गया। उस ड्रेस पर वर्मन फैमिली का लोगो बना हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गए कि वो लड़का वर्मन फैमिली से था। काल्पी सिटी में सभी लोग जानते थे कि वर्धन फैमिली और वर्मन फैमिली में आग और पानी जैसी दुश्मनी है। दोनों ओर के युवा एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते थे। और क्योंकि वो लड़का वर्मन फैमिली से था तो उसका अनुज पर जहर उगलना अब लोगों को समझ आ रहा था। उस लड़के की बातों को नकारकर भीड़ में से कोई एक चिल्लाया, देखो, किसी ने फिर से अनुज को अगले मुकाबले के लिए चैलेंज किया है। ये सुनकर भीड़ अखाड़े की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा कि एक युवा जिसने वर्मन फैमिली की ड्रेस पहनी हुई थी, इस मुकाबले में कूद पड़ा था और वो अखाड़े के रिंग के अंदर खड़ा था। वो अनुज को घूर घूर कर देख रहा था। अनुज के चेहरे पर उस समय एक शालीनता से भरी स्माइल थी। तभी भीड़ में से ही कोई चिल्लाया, अरे, ये तो वर्मन फैमिली का रियान है। ऐसा माना जाता है कि वर्मन फैमिली की तीसरी यंग जनरेशन के टॉप 10 योद्धाओं में से ये एक है। ये तलवारबाजी में वेब तलवार टेक्निक से भी आगे जा चुका है। पूरे वर्मन फैमिली में कुछ ही युवा है जो इसका सामना करने का मादा रखते हैं। ये तो ताकत और फुर्ती का चलता फिरता तूफान है। भीड़ ने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि सभी लोग रियान की ताकत से वाकिफ थे और ये मानकर चल रहे थे कि रियान की काबिलियत काफी ज्यादा है और अनुज और रियान में कोई बराबरी नहीं है। रियान अनुज से कहीं आगे है। दोनों ही फैमिली के युवाओं को एक दूसरे को अखाड़े में हराने में एक अलग ही सुख मिलता था। इस सुख का मजा लेने के चक्कर में वो अक्सर एक दूसरे के विरुद्ध अखाड़ों में उतरते रहते थे। इसी कड़ी में रियान भी अनुज के विरुद्ध उतर आया था। भीड़ में लोगों की बातें सुनकर रियान मन ही मन गर्व से फूले जा रहा था। उसने अहंकार से भरी एक ठंडी स्माइल अनुज को देते हुए कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा इतना कमजोर इंसान अखाड़े में 2 फाइट लगातार जीत सकेगा। तुम्हारा अच्छा लक था, पर अब तुम्हारा अच्छा लक यही दी एंड होता है। तुम खुद ही इस अखाड़े से बाहर जाना चाहोगे या फिर मेरी लात को ये काम करना होगा। ये सुनकर अनुज का चेहरा तमतमा उठा। अहंकार को इतना मत पनपने दो कि उसके अलावा कुछ और दिखना ही बंद हो जाए। अपनी सोच को बदलो। इस बार मैं नहीं, तुम होंगे जो इस अखाड़े से बाहर जाकर गिरोगे। तुम्हारे और तुम्हारे अहंकार के हारने का वक्त आ गया है। फर्स्ट ग्रेड मार्शियल मास्टर क्या हो गए हो? तुम्हें लगने लगा है कि तुम अपराजित हो चुके हो। मैं तुम्हारी इस सोच को अभी मिट्टी में मिलाता हूं। ऐसा कहकर रियान होस्ट की तरफ देखने लगा कि वो मुकाबला शुरू करे। होस्ट ने अनुज की ओर देखा। अनुज ने सिर हिलाकर सहमति दी और होस्ट ने कहा, मुकाबला शुरू होता है। मुकाबला शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। दोनों की तलवारें एक दूसरे के नाजुक अंगों पर वार कर रही थीं। दोनों के बीच की फाइट बेहद रोचक होती जा रही थी। इस वजह से आसपास के अखाड़ों के सभी दर्शक, योद्धा और स्टाफ के सभी लोग इस अखाड़े पर आकर दोनों का मुकाबला देखने लगे। भीड़ में कई लोगों की सांसें थमी की थमी रह गई थी। सभी लोगों के दिमाग में यही उत्सुकता नाच रही थी कि अब आगे क्या होगा। अनुज और रियान की तलवारें बार बार आपस में एक दूसरे के साथ नैन मटक्का कर रही थी और उससे बार बार एक भारी आवाज आ रही थी। अनुज और रियान दोनों कुछ कदम पीछे हटते फिर तेजी से आगे आकर दोनों की तलवारें टकरा जाती और फिर दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लगते। हालांकि इस पूरे मुकाबले में रियान लगातार कमजोर पड़ रहा था। भीड़ में ही किसी ने नोटिस किया, रियान अगर अनुज को 3 कदम पीछे कर रहा था तो अनुज रियान को 4 कदम पीछे कर दे रहा था। इस पर पास बैठे उसके एक साथी ने कहा, 1 कदम से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि अनुज रियान के साथ बराबरी से लड़ पा रहा है और ये एक बड़ी बात है। उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए। रियान लंबे समय से एक बड़ा योद्धा रहा है और अनुज को तो कुछ दिन ही हुए हैं मार्शियल आर्ट्स से। इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास बैठे लोगों को अनुज से ईर्ष्या होने लगी। 2 दिनों में ही अनुज को इतना ताकतवर देखकर वो अंदर ही अंदर जलन से मरे जा रहे थे। वो ना सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मास्टर बन चुका था, अब रियान को बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। इस तरह का भाग सबके पास नहीं होता। अनुज से इतनी कड़ी टक्कर मिलने की रियान ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वो तो भीड़ से मिली इज्जत के नशे में चूर हो रहा था, पर अब उसका नशा उतरने लगा था। वो गुस्से में पागल सांड की तरह हिचकोले खाता हुआ पूरी ताकत से अनुज पर हमला करने लगा, पर वो अनुज से लगातार पिछड़ते जा रहा था। उसने अंदर आने लगा, मैं अनुज से कैसे पिछड़ सकता हूँ? इसे तो 2 दिन ही हुए हैं मार्शियल आर्ट्स आए। मैंने बचपन से दिन रात इतनी कड़ी साधना की है और फिर इस यालियो टेक्निक को हासिल किया था। ताकत के मामले में मैं पूरे काल्पी सिटी में टॉप 20 में आता हूँ। अपनी ताकत का उसे हमेशा से ही बहुत गुमान रहा था।
पर आज उसकी ये ताकत अनुज के सामने काम नहीं आ रही थी। वो उस लड़के के सामने कमजोर पड़ रहा था जो कुछ दिनों पहले तक नकारा समझा जाता था। उसके दिमाग के अंदर ये सारी बातें इतनी ज्यादा घुमड़ने लगी थी कि उनसे एक बवंडर उठा और वो चिल्ला पड़ा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी आंखों की पुतलियों में पागलपन उतर आया था। वो पागलों की तरह अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार को हिलाने लगा। उसने अनुज पर अनगिनत वार करना शुरू कर दिए। एक के बाद एक वो अनुज पर वार करने लगा। इससे अनुज पर अचानक से काफी प्रेशर आने लगा। अनुज का चेहरा तमतमाने लगा। उसने अपने अंदर वर्धन फैमिली की ताकत को खींचा और फिर मेन एंड नेचर से मिली पावर को अपने अंदर समेटकर हवा में तलवार से क्रॉस की शेप में 2 लाइटें बनाते हुए रियान के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। दोनों की तलवारें गर्जन करते हुए आपस में टकराईं। ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि दोनों ही इससे कुछ कदम पीछे जा पड़े। अनुज के इस हमले को देखकर रियान सकते में आ गया। वो लड़ाई रोककर चिखता हुआ बोला, डोमिनेटिंग तलवार टेक्निक। तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक डोमिनेटिंग तलवार टेक्निक तक पहुंच गई है। उद्धरण चिन्ह। रियान की बातें सुनकर सभी मार्शियल योद्धाओं के चेहरे फटे के फटे रह गए। डोमिनेटिंग तलवार टेक्निक अनुज को आ चुकी थी, ये जानकर रियान के होश उड़ गए थे। उसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका था। रियान का छोटा भाई रवि, जो कि लंबे समय से दर्शकों की भीड़ में बैठकर अनुज को लेकर लगातार गलत बातें बोल रहा था, वो ये सुनकर चौकन्ना हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। पर अब इसका मतलब ये था कि अनुज की मार्शियल स्किल उसके भाई रियान जितनी हो चुकी थी। इसके बाद वो रियान की तरफ देखते हुए भगवान से दिल ही दिल में रियान की जीत के लिए दुआ करने लगा। अनुज ने रियान की तरफ देखा जो सन खड़ा था और फिर उसने 2 कदम पीछे लिए और कहा, तुमने मेरी टेक्निक को बिल्कुल सही पहचाना, पर इसके लिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलने वाला, बल्कि सजा मिलेगी। अनुज ने अपने अंदर मेन एंड नेचर की सारी ताकत को भरते हुए अपने हाथ से लकड़ी की तलवार को हवा में लहराया और हवा में एक क्रॉस शेप्ड लाइट उससे जल उठी। वो इस ऊर्जा से भरी अपनी तलवार को अपनी पूरी ताकत से रियान के सीने की ओर लेकर बढ़ चला। अनुज को अपनी ओर आंधी की तरह आता देख रियान ने अपने अंदर ऊर्जा का संचार किया और अपने हाथों में पकड़ी लकड़ी की तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर अनुज के ऊपर वार कर दिया। उसे पता था कि भले ही अनुज डोमिनेटिंग तलवार टेक्निक जान चुका था, पर वो पूरी भीड़ के सामने अनुज से हार नहीं सकता था। अपने सम्मान के खातिर उसे कुछ भी करके अनुज को अखाड़े में नीचे गिराना था। तभी एक तेज आवाज उस अखाड़े में गूंज उठी। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी रियान नीचे गिरने लगा। अनुज ने उसके सीने पर जबरदस्त ताकत से लकड़ी की तलवार दे मारी थी। लकड़ी की तलवार के तेज प्रहार से रियान नीचे गिर पड़ा। अनुज की हालत भी ठीक नहीं थी। रियान की लकड़ी की तलवार उसके कंधे पर जा लगी थी और उसके कंधे से खून बह रहा था। उसने भले ही रियान को हरा दिया था, पर उसके लिए भी ये मुकाबला काफी चैलेंजिंग रहा था। लकड़ी की तलवार एक हाथ में पकड़े वो दर्शकों की तरफ देख रहा था जहां अभी तक रियान की हार से सन्नाटा बिखरा पड़ा था। फिर उसने रेफरी और होस्ट की तरफ देखा। रेफरी रियान की हार से सदमे में आ चुका था। वो अंदर तक अनुज की ताकत देखकर डर गया था। अनुज के देखने पर उसकी मूर्छा टूटी और उसने घोषणा की, इस मुकाबले में अनुज विजयी होते हैं। तभी सिस्टम की आवाज अनुज के दिमाग में गूंज उठी। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस जीत पर आपको 300 एनर्जी पॉइंट दिए जाते हैं। सिस्टम की आवाज सुनकर उसे दिल से खुशी महसूस करने लगा। इसके बाद उसने होस्ट की तरफ देखकर कहा, नेक्स्ट चैलेंज इनको भेजे। भीड़ अभी तक सांप की कुंडली मारे एक जगह पर स्तब्ध थी। अनुज के इन शब्दों ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रियान अनुज के हाथों हार चुका था। वो सभी तो रियान को अनुज से कई ऊपर रख रहे थे, और अब अनुज के अगला चैलेंजर बुलाने की बात पर तो उनकी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो चुकी थी। कतार में बैठे सभी योद्धा अनुज की अगले चैलेंजर की पुकार सुनकर घबरा गए। अभी कुछ देर पहले तक तो उन्हें अनुज एक आसान, मुलायम शिकार लग रहा था, पर अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब रियान अनुज के हाथों बुरी हार चुका था और जमीन पर घायल पड़ा था। ऐसे में सभी योद्धा ये सोचने लगे कि अगर रियान नहीं जीत पाया तो हम कैसे जीतेंगे। योद्धाओं में से कोई भी उठकर अनुज को चैलेंज देने नहीं आया। ये देखकर अनुज अंदर तक निराश हो गया। वो अभी भी अंदर ही अंदर किसी चैलेंजर के आने की उम्मीद कर रहा था, पर कोई भी नहीं आ रहा था। 5 मुकाबले जीतने पर 10,000 एनर्जी पॉइंट तो मिलते, पर उसका ध्यान उनसे ज्यादा उस रैंडम कत्ल करने वाली टेक्निक में था जो उसे इनाम में सिस्टम देने वाला था। तभी वहां पर दक्ष की एंट्री हुई। दक्ष ने आते ही कहा, अच्छा, तो आज तो अनुज छाया हुआ है। पता है आज अगर तुम 5 मुकाबले लगातार जीतते हो तो आज क्या इनाम क्या है? वो है एक मिड ग्रेड येलो रैंक सेबर टेक्निक।
ऐसा नहीं है कि वर्धन फैमिली के पास ये टेक्निक नहीं है। इसके बाद उसने स्कूल के स्टाफ की ओर देखकर उनसे कहा, जाओ और 2 लोगों का इंतजाम करो जिनसे अनुज मुकाबला कर सके। दक्ष की बातें सुनकर स्टाफ ने फौरन 2 लोगों का बंदोबस्त कर दिया जो अनुज से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इसके बाद एक योद्धा आया। अनुज को उसे हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। दूसरा योद्धा थोड़ा भारी भरकम था। अनुज को उसे हराने में काफी पसीने लगाने पड़ रहे थे, पर फिर वो अनुज के एक तेज वार से अखाड़े में गिर गया। रेफरी ने घोषणा की, इस मुकाबले के विजेता होते हैं अनुज। इसके साथ ही रेफरी ने अनुज को शुभकामनाएं दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, तुम आज के पहले योद्धा हो जिसने लगातार 5 मुकाबले जीते हैं। इसलिए आपको मिलता है कलिंजर स्कूल की तरफ से एक शानदार इनाम, और वो है रेड स्काई ब्लेड टेक्निक। ये सुनते ही अनुज के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुज, लगातार 5 मुकाबले जीतने की खुशी में आपको इनाम में मिलते हैं 10,000 एनर्जी पॉइंट और एक रैंडम स्पीड स्किल। ये सुनते ही अनुज के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान फैल गई। अनुज कलिंजर स्कूल के स्टाफ से रेड स्काई ब्लेड टेक्निक लेने के बाद अखाड़े से बाहर निकलकर ध्यान कक्ष की ओर चल पड़ा। उसके अखाड़ा छोड़ने के बाद उस अखाड़े में कई और योद्धा आकर एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे, पर दर्शकों का ध्यान अब इन फाइट से हटकर पूरी तरह से अनुज की तरफ जा चुका था। काफी सारे लोग अब वर्धन फैमिली में होने वाले विजय मुकाबले के बारे में सोचने लगे। वो सभी अब समझ चुके थे कि उस मुकाबले में एक डार्क हॉर्स यानी अनुज उतरने वाला था। अनुज को नहीं पता था कि लोगों के मन में उसे लेकर क्या चल रहा था। वो ध्यान कक्ष में वापस आ गया। उसने स्टाफ से कह दिया कि उसे कोई डिस्टर्ब न करे। वो जाकर नीचे फर्श पर रखे एक गद्दे पर बैठ गया। फिर उसने सिस्टम को पुकारा। दिमाग के सामने स्क्रीन आ गई। होस्ट अनुज, एनर्जी पॉइंट 25,985। अनुज ने फौरन मार्शियल लेवल कॉलम पर प्रेस कर दिया। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुज अपना लेवल बढ़ाने के लिए। इसके बाद अनुज बचे हुए पॉइंट देखने लगा। इस समय 6,037 पॉइंट बचे हुए थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने मार्शियल क्लास कॉलम पर प्रेस कर दिया। अनुज ये देखना चाह रहा था कि अगर वो अपनी क्रॉस तलवार टेक्निक को मैन एंड नेचर लेवल पर ले जाता है तो इससे उसकी ताकत में क्या फर्क पड़ता है। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्रॉस तलवार टेक्निक मैन एंड नेचर के लो लेवल पर आ चुकी है। सिस्टम की आवाज सुनकर अनुज अंदर तक खुश हो गया। क्रॉस तलवार टेक्निक पूरे कलिंजर एम्पायर में सबसे ज्यादा फेमस टेक्निक है। हालांकि पूरे कलिंजर एम्पायर में अनुज ने कभी नहीं सुना कि किसी ने क्रॉस तलवार टेक्निक से तलवारबाजी करना सीखा हो। जो इंसान इतना ताकतवर है कि वो अपनी क्षमता से मेन एंड नेचर के लेवल तक पहुंच गया हो, उसकी पावर तो पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में कोई भी इस अफवाह के वजह से क्रॉस तलवार टेक्निक को सीखने में अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहता था कि इस वजह से हो सकता था कि वो उससे कई ज्यादा तलवार टेक्निक सीख जाए। पर अनुज जो कि पहले ही मेन एंड नेचर लेवल को पा चुका था, उसके लिए तो ये बस कुछ क्लिक भर का काम था। उसका कीमती समय तो इसमें बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा था। अनुज सोचने लगा, क्रॉस तलवार टेक्निक के मेन एंड नेचर लेवल पर पहुंचने से मैं तलवारबाजी में काफी स्ट्रांग हो चुका हूं। हालांकि उसकी क्रॉस तलवार टेक्निक मेन एंड नेचर के लो लेवल पर ही थी, जो कि विशाल कलिंजर एम्पायर में कुछ नहीं थी। पर काल्पी सिटी के लिए ये इतनी थी कि इसके सभी योद्धाओं को चैलेंज दे सकती थी। काल्पी सिटी में ये टेक्निक दोनों फैमिली के हेड और कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी और को नहीं आती थी। फिर वो रेड स्काई ब्लेड टेक्निक के बारे में सोचने लगा। स्कूल का दिया ये इनाम उसके किसी काम का नहीं था, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो सोचता है कि वो इस टेक्निक को स्कूल को ही वापस बेच देगा। फिर वो बाय कैप्सूल के सिस्टम से कहता है, सिस्टम मुझे मेरी रैंडम स्पीड किल टेक्निक अभी चाहिए। ये सुनते ही सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अनुज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कुछ ही देर में उसे फिर से चीजें दिखाई देने लगती हैं। एक बार फिर काफी सारी गेंदें उसे अपनी आंखों के सामने गोल गोल घूमती हुई दिखाई देने लगती है। उसे पता था कि क्या करना है। वो फौरन उन सभी गेंदों में से एक गेंद को पकड़ लेता है। उसके उस गेंद को पकड़ते ही वो गेंद फट जाती है और काफी सारी छोटी छोटी गेंदें उसमें से निकलकर फैल जाती हैं। इसके बाद उसकी आंखों के सामने से सारे सीन गायब हो जाते हैं और वो नॉर्मल दुनिया में आ जाता है। तभी उसे दिमाग में आवाज सुनाई देती है, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रेड रैंक की स्किल पक्षी के पंख दी जा रही है। इसके साथ ही अनुज के दिमाग में इस स्किल से जुड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अनुज खुश हो गया और सोचने लगा, ये टेक्निक तो अच्छी है। पक्षी के पंख की ये टेक्निक एक हाई लेवल टेक्निक थी। इसके बाद उसने अपना सिर झटक दिया और सिस्टम शांत हो गया। फिर वो ध्यान कक्ष से बाहर आ गया।
बाहर आते ही मैनेजर ने उससे कहा, लगातार 5 मुकाबले जीतने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। उद्धरण चिन्ह। कलिंजर स्कूल से अनुज सीधे अपने घर पहुंचा। जैसे ही अनुज अपने घर पहुंचा उसे फौरन प्रणव ने रोक लिया। वो उसे लेकर इंद्रावसु के कमरे में आ गए। प्रणव और अनुज को देखकर इंद्रावसु ने गंभीर आवाज में कहा, प्रणव, आप बाहर से दरवाजा बंद कर दे और बाहर खड़े रहकर निगरानी करें। जब तक मैं अनुज के साथ हूं कोई भी इस कमरे में नहीं आना चाहिए। प्रणव ने सहमति में सिर हिलाया। इंद्रावसु को इतना सीरियस देखकर अनुज को थोड़ी टेंशन हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, डैड, क्या हुआ? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उद्धरण चिन्ह। इंद्रावसु ने अनुज की ओर बड़े प्यार से देखा और फिर बोले, बेटा, बहुत कम समय में तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर, डोमिनेटिंग तलवार टेक्निक, सड़क पर तुमने माधव को हराया तो अखाड़े में रियान जैसे एक बड़े योद्धा को हराया। इंद्रावसु को इतना अप टू डेट देखकर अनुज थोड़ा डर गया। उसने धीमी आवाज में उनसे पूछा, डैड, आपको सब मालूम रहता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर इंद्रावसु गुस्से में बोले, मैं अपनी आंखें और कान खोलकर चलता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि घर में रहना, किसी के साथ फालतू में मत उलझना और सुतलानी पवेलियन जाकर कोई 2 अच्छी मार्शियल स्किल को चुनकर उन्हें सीखना शुरू कर देना। पर तुमने इनमें से कुछ भी नहीं किया। इसके उलट तुमने बाहर जाकर हाहाकार मचा दिया। जब से तुम अचानक से 9th ग्रेड मार्शियल डिसिपल बने थे तभी से हुविश्का की नजरों में आ गए थे। पर शायद इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुम अब एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर बन चुके हो और बाहर पूरे शहर में इस बात का हल्ला मचा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है हुविश्का और उसके साथी ये जानने के बाद क्या करेंगे? क्या वे तुम पर हमला करने की योजना नहीं बनाएंगे? तुम क्यों फालतू में अपनी लाइफ को संकट में डाल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इंद्रावसु की बातें सुनकर अनुज कुछ समय के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, डैड, आप टेंशन ना ले और गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद उसने इंद्रावसु के कानों के पास जाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, दरअसल अब मैं फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर नहीं हूं। ये सुनकर इंद्रावसु कुछ देर के लिए चौंक गए। उन्हें अनुज की ये बात अंदर तक हिला गई थी। तभी उन्होंने अपने हाथों को उसके कंधों के ऊपर रखा। ऐसा करते ही अनुज के अंदर बहने वाली एनर्जी की वेव उनके अंदर बहने लगी। इसे महसूस कर उनके मुंह से यकायक निकल पड़ा, 2nd ग्रेड मार्शल मास्टर। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर में जितनी एनर्जी की वेव बह रही है उतनी तो किसी 6th ग्रेड मार्शल मास्टर में बहती है। ये जानने के बाद इंद्रावसु के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उन्होंने तेजी से पूछा, अनुज, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे ऊपर किसी पावरफुल भूत का साया है? उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अनुज ने इंद्रावसु के कुछ और बोलने से पहले ही कहना शुरू कर दिया, मुझे पता है कि आपको आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतनी तेजी से अपना लेवल कैसे बढ़ा पा रहा हूं, पर यह कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद वो फिर से इंद्रावसु के कानों के पास गया और फुसफुसाया, दरअसल मैंने अपनी मार्शियल टेक्निक को मेन एंड नेचर के लेवल तक पहुंचा दिया है। ये सुनकर इंद्रावसु का चेहरा फैल गया। वो एकदम से कुछ कहने को हुए, पर फिर उन्होंने अपने शब्दों को वापस निगल लिया और फिर कहा, तुम मुझे बिना किसी टेंशन के बता सकते हो कि तुम किस भूत के वश में हो? अनुज ने अब अपनी आंखों को घुमाया और सारी चीजों को ढंग से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि सालों से मैं मार्शियल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, पर मैं कभी भी किसी भी लेवल पर नहीं पहुंच सका। ये सब होने के बाद भी मेरी प्रैक्टिस हमेशा मेरे साथ रही। मेरे अंदर सालों की प्रैक्टिस मौजूद थी। जब मुझे उस सीनियर ने बचाया तो उन्होंने मेरे अंदर वो कमी दूर कर दी जिससे मैं नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहा था। ऐसा होते ही मैं तेजी से नेक्स्ट लेवल पर जाने लगा क्योंकि मैं सालों की प्रैक्टिस से अपने आप को कई लेवल लायक बना चुका था। आज जब मैं कलिंजर स्कूल के ध्यान कक्ष में ध्यान लगा रहा था और मेरा लेवल बढ़ते हुए मेन एंड नेचर को छू गया तो मुझे ये बात समझ आई। इसका मतलब ये हुआ कि आज सिटी में जो हवा का बवंडर उठ खड़ा हुआ था वो तुमसे हुआ था। ये कहकर इंद्रावसु थोड़ा सकते में आ गए, पर फिर उनके अंदर से एक तेज हंसी निकली और उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इतने सालों की तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हें इतना ताकतवर बना देगी। अगर आज के बाद किसी ने कभी भी तुम्हें नकारा कहने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज ने जब इंद्रावसु के शब्द सुने तो उसने राहत की सांस ली क्योंकि इंद्रावसु उसकी बात से सहमत हो गए थे। इससे अनुज मन ही मन बेहद शांति फील कर रहा था। उसे अब हर बार अपने बढ़ते लेवल के बारे में कोई कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब जब भी उसका लेवल बढ़ेगा तो वो आराम से ये कह सकता था कि मेन एंड नेचर लेवल से मिली ताकत की वजह से वो उस लेवल को पा सका।
इसके बाद अनुज ने इंद्रावसु की ओर देखा जो लगातार खुशी में हंसे जा रहे थे और कहा, डैड, एक और बात कहनी थी। ये सुनकर इंद्रावसु का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग करते हुए बोले, हाँ बोलो, जो बोलना है खुलकर बोलो, मैं हैंडल कर सकता हूँ। अनुज ने कहा, क्रॉस तलवार टेक्निक में भी मैं मैन एंड नेचर लेवल को पा चुका हूँ। ये कहने के बाद उसने इंद्रावसु के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर कहा, इसके साथ ही मैं रेड रैंक किल स्किल पक्षी के पंथ को भी सीख चुका हूँ। इसके बाद अनुज इंद्रावसु के एक्सप्रेशन देखने लगा। उसे इस बात से बड़ा झटका लगा कि इंद्रावसु ये सुनने के बाद भी रिलैक्स थे। उनमें कोई उत्तेजना नहीं थी। ये सुनकर इंद्रावसु बोले, रेड रैंक किल स्किल पक्षी के पंथ काफी अच्छी टेक्निक है। ये अच्छी चीज सीखी है तुमने। अब मुझे तुम्हारी इस छुपी हुई काबिलियत पर गर्व हो रहा है। मैं इतने सालों तक बेकार में तुम्हें गलत समझता रहा। इस टेक्निक की तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अनुज ने पूछा, डैड, क्या ये सच है कि काल्पी सिटी में क्रॉस तलवार टेक्निक में मेन एंड नेचर लेवल तक जाने का अधिकार केवल आपको था और किसी को इस लेवल तक जाने की अनुमति नहीं थी? ये सुनकर इंद्रावसु गुस्से में चीखते हुए बोले, फालतू की बात मत करो। मुझे पता है कि क्या हुआ है। तुम जाओ और अब आराम करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये सुनकर अनुज थोड़ा सकपका गया और मुड़कर वापस जाने लगा। तभी इंद्रावसु ने उससे कहा, रुको, तुम्हें अब ये ध्यान रखना होगा कि तुम अपनी इस ताकत के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दोगे। तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड मार्शल मास्टर की ताकत को तो हुविश का किसी तरह सह भी लेगा, पर अगर उसे पता चला कि तुमने उससे ज्यादा ताकत हासिल कर ली है तो फिर तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं रहेगा। वो तुम पर हमला करवा सकता है। तुम्हें अब से अपनी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना होगा। मैं समझ गया। ऐसा कहकर अनुज ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, मैं अगले कुछ दिनों के लिए वाटरबग माउंटेन जाने की सोच रहा हूँ। मैं विजर मुकाबले से पहले आ जाऊंगा। ये सुनकर थोड़ा सोचने के बाद इंद्रावसु ने कहा, ये तो तुमने अच्छा सोचा। इससे तुम यहाँ के लोगों से भी बचे रहोगे। वहां जा रहे हो तो केयरफुल रहना। वहां पर कई तरह के खतरे मौजूद है। पर पहले जाओ और आराम करो। ये सुनकर अनुज ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अनुज के जाने के बाद इंद्रावसु सोचने लगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की मार्शियल एबिलिटी इतने हाई लेवल पर जा सकेंगी। ये कितना दुखद है कि उसकी ये एबिलिटी बेकार जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी काबिलियत बेकार नहीं जाने दूंगा। तभी उन्होंने समय का हिसाब लगाया और सोचा, वो जगह अभी खुलने ही वाली होगी। मुझे वहां अभी जाना होगा और अनुज के लिए वहां जगह बनानी होगी। वो यही सोच रहे थे कि यदि वो अनुज के लेवल को मिड ग्रेड तक भी ले जा सके तो अनुज की भविष्य में असीम संभावनाएं खुल जाएंगी। उनकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो बिजली उनकी आंखों में उतर आई हो। रूम में आने के बाद अनुज ने अपने एनर्जी पॉइंट चेक किए जो 2000 के आसपास थे। इसका मतलब ये था कि वो अभी अपना लेवल नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए वो सीधे बैरल पर जाकर सो गया। अनुज को वाटरबग माउंटेन जाना था। वहां पर कई तरह के खतरे मौजूद थे। वाटरबग माउंटेन की रेंज पूरे कलिंजर एम्पायर में काफी फेमस और खतरनाक जगहों में से एक थी। वाटरबग माउंटेन बहुत विशाल था। उसकी एक रेंज के पास काल्पी सिटी बसी थी। उस रेंज में हजारों दैत्यकार जानवर रहते थे। उन दैत्यकार जानवरों की ताकत और कैपेबिलिटी को योद्धाओं की कैपेबिलिटी की तरह ही अलग अलग आंका जा सकता था। फर्स्ट ग्रेड दैत्यकार जानवर मार्शियल डिसिपल की तरह था। सेकेंड ग्रेड दैत्यकार जानवर मार्शियल मास्टर की तरह था। थर्ड ग्रेड दैत्यकार जानवर ग्रैंड मार्शियल मास्टर की तरह था। फोर्थ ग्रेड दैत्य जानवर इनेट ग्रैंड मास्टर के बराबर था। इससे ऊपर के ग्रेड के दैत्य जानवर काल्पी सिटी की इस रेंज में नहीं मिलते थे। इससे ऊपर की ताकत के दैत्य जानवर वाटरबग माउंटेन की अलग रेंज में मिलते थे। अनुज ने कई रीजन की वजह से इस रेंज को अपनी ट्रेनिंग के लिए चुना था। एक तो ये रेंज काफी खतरनाक थी, ऐसे में किसी को इस रेंज में ढूंढना काफी मुश्किल था। इसके साथ ही काल्पी सिटी में अपनी ताकत बढ़ाने पर उसके कई दुश्मन पैदा हो जाते, जबकि अगर वो वहां जाकर अपने अंदर की ताकत को बढ़ाता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में उसके दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। काल्पी सिटी से बाहर जाने के बाद वो किसी एक जगह पर छुप गया ताकि अगर कोई उसका पीछा कर रहा हो तो उसे न पाकर कहीं और चला जाए। कुछ देर बाद वो अपना थोड़ा भेष बदलकर वाटरबग माउंटेन की ओर चल पड़ा। वो चलते चलते माउंटेन बर्ग की इस रेंज के काफी अंदर तक आ गया। यहाँ पर उसने कुछ फर्स्ट ग्रेड दैत्यकार जानवरों को मार डाला। इससे उसे 800 एनर्जी पॉइंट मिल गए। तभी उसे कुछ सुनाई दिया।
ये आवाज किसी चलती हुई लड़ाई की थी। अनुज अपनी बढ़ी हुई ताकत की वजह से 1 किलोमीटर दूर की आवाजें भी साफ साफ सुन पा रहा था और ये समझ पा रहा था कि वे किस डायरेक्शन से आ रही थीं। भागते भागते वो वहां पहुंच गया जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो इस समय ऊंचाई पर था और वहां से नीचे की ओर देख रहा था। ऊंचाई पर होना उसके लिए एक एडवांटेज था। उसके सामने जो हो रहा था उसे देखकर उसके अंदर एक खूनी चाल आने लगी। वो सही वक्त का इंतजार करने लगा ताकि असली खेल वो खेल सके। उसकी आंखें चमकने लगीं। वाटरबग माउंटेन में किस तरह के दैत्यकार जानवर रहते थे। अनुज ने पेड़ के पीछे छुपे हुए अपने सामने क्या देखा? क्या अनुज उन घने जंगलों में अपनी ताकत बढ़ा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट सुपर हीरो।